गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कंफर्म करेंगे ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी आपको क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आप सभी प्लीज़ कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है या नहीं। फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, हमारा ये टॉपिक है आज का, लाइफ ऑफ एन एटीसी ऑफिसर। और मेरे साथ हैं आज मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट सुबोध रंजन। और करेंटली ही इज़ वर्किंग एज ए एटीसी इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्हें ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ईयर ऑलरेडी यहाँ जॉब करते हुए हो चुका है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ही आल्सो completed his MTech from IIT BHU in communications। सो मुझे लगता है कि ये आपको एक बहुत यूनिक वे पे एटीसी का एक्सपीरियंस दे सकते हैं, और साथ साथ इन्हें आईआईटी का एक्सपोजर भी है। सो आप लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस आज के सेशन पे मिलने वाला है। तो जल्दी से आप सभी प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, लाइक भी कर दीजिए और कंफर्म करेंगे आप ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है या नहीं है। ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। सो सुबोध, वेलकम। और बच्चों को हमें गाइड करना है कि ऑलरेडी वैकेंसीज निकली हुई हैं एटीसी की। और बहुत सारे बच्चों को आई थिंक एटीसी का आइडिया नहीं है। मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है एटीसी का, है ना। फ्रेंकली आई एम सेइंग, मैंने सिर्फ इतना ही देखा है, इंटरनेट पे मैंने देखा है कि वन ऑफ द टफेस्ट जॉब ऐसा लिखा जाता है एटीसी, एक बहुत टफ जॉब है। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली एटीसी में कितना अच्छी चीज़ें हैं, क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, और क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। सो हम सभी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। सो सुबोध, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम, है ना। तो सभी स्टूडेंट की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके, सो फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ, है ना, सो दैट उन्हें एक आइडिया रहे। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सुबोध रंजन। मैं बेसिकली बिहार से हूँ। बिहार, सदर्न बिहार से, जमुई डिस्ट्रिक्ट से। मैंने स्टार्टिंग अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। 10+2 मैंने जवाहर विद्या मंदिर से अमली रांची से किया है। और फिर बीटेक मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से किया, और एमटेक मैंने आईआईटी बीएचयू बनारस से किया है। और बीटेक एमटेक के बाद मैंने जस्ट ये जॉब ज्वाइन कर ली है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। और भी 2-3 जॉब मेरे पास थी, बट मैंने फिर इससे प्रीफर किया, और अभी मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में लास्ट 5 ईयर से सर्व कर रहा हूँ। सुबोध, तो आपने कब एटीसी ज्वाइन किया था, कौन से ईयर पे? सर मैंने 28 जून 2017 को ज्वाइन किया था। 2017 जून पे, और जस्ट आई थिंक आपका एमटेक भी इसी समय कंप्लीट हुआ होगा। यस सर, मेरा 27 जून 2017 को एमटेक कंप्लीट जस्ट हुई थी। जस्ट आपने एमटेक कंप्लीट किया और आपने एटीसी ज्वाइन किया। जी सर। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब आपने एटीसी ज्वाइन किया तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या था उस समय? कि सर आप गेट के थ्रू वहाँ पे आपने ज्वाइन किया, या आपने एग्ज़ाम के थ्रू ज्वाइन किया? सर एक्चुअली मेरे टाइम पर सर एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों था। गेट के थ्रू भी मैंने सर सीएनएस इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने दिया था। फिर मेरा सीएनएस में भी सिलेक्शन हो गया था, और फिर एटीसी में भी सिलेक्शन हो गया था। बट मैंने सीएनएस ज्वाइन नहीं किया, एटीसी ज्वाइन कर लिया। ओके, सो तो सो आपका एटीसी में दो प्रोफाइल के, सॉरी मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका दो प्रोफाइल पे सिलेक्शन हो चुका था। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे लास्ट में एक्चुअली मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ था, बाद में मुझे वेटिंग ओके, में मेल आया था। बट फिर मैंने, तब तक मेरा एटीसी भी हो गया था क्लियर, तो मैं एटीसी ज्वाइन कर लिया। तो ये सीएनएस क्या होता है, ये बच्चे शायद मुझे लगता है जानते नहीं होंगे। सीएनएस है इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी सर। इलेक्ट्रॉनिक की कोर जॉब सीएनएस में है। ओके, जिसे रिक्रूटमेंट, कम। बच्चे इन जनरली दो रिक्रूटमेंट जानते हैं। एक जूनियर इंजीनियर समथिंग एटीसी, एंड जूनियर इंजीनियर समथिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव, नॉट इंजीनियर, हाँ यस सर, जून इट इज जून जूनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी। सर सीएनएस एक्चुअली जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स को ही आप सीएनएस कहते हैं। ओके, हाँ यस सर। सो ये दो प्रोफाइल के लिए इन जनरली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूट करती है। और ये सर मेन। एक्चुअली ये हम्म। रिक्रूट तो ये सारे ब्रांचेस के लिए करती है, बट सारे अलग ब्रांचेस जैसे सिविल की भी करती है, बट उन सब की वैकेंसी काफी कम होती है। उनकी वैकेंसी 50 के आसपास होती है। मैकेनिकल भी करती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारी रिक्रूटमेंट करती है। बट मोस्टली ये एएनएस, एयर नेविगेशन सर्विस, यानी एटीसी और सीएनएस की वैकेंसी ज्यादा होती है सर। ओके,
ओके, सो जैसा अभी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ये मोस्टली बच्चे अभी इसी में इंटरेस्टेड हैं। ये हाँ रिक्रूटमेंट है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी, और यस सर। इसके लिए सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। और तो आपने भी ये एग्ज़ाम दे के ही यहाँ पे सिलेक्शंस लिया था, या ये गेट स्कोर कार्ड के थ्रू सिलेक्शंस लेते थे? नहीं सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए मैंने भी सेम एग्जाम दिया था। और उस समय सर एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी था। अब इंटरव्यू को लास्ट 2 साल से इन लोगों ने, एचआर ने हटा दिया। तो अब केवल एग्जाम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है सर। मैंने इंटरव्यू भी दिया था ओके, एग्जाम के बाद। मीन्स जब आपने सिलेक्शंस लिया, आपका सेम एग्ज़ाम पैटर्न था, और उसके साथ आप लोगों ने इंटरव्यू भी दिया था। हाँ यस सर। ठीक है। करेक्ट। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे आप सीएनएस कह रहे हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो उसमें भी क्या सेम आप एग्ज़ाम के थ्रू गए थे, या उसका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कुछ डिफरेंट था? वो नहीं सर, उसमें एक्चुअली गेट के स्कोर कार्ड पे सिलेक्शन हुआ था। उसके ओके। बाद उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया था। ओके, सो उसकी वैकेंसीज भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में आ सकती है। हाँ यस सर, आएगी। एक्चुअली सर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पहले ये एग्जाम लेते थे फिर इंटरव्यू लेते थे। बाद में इन्होंने गेट के थ्रू बुलाना शुरू किया फिर इंटरव्यू लिया। अब सर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये डायरेक्ट गेट के स्कोर कार्ड पे लेते हैं, कोई इंटरव्यू ओके, नहीं मीन्स होता है। ओके, सो जो इसका सेकेंड रिक्रूटमेंट होगा जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरव्यू वहाँ भी अब नहीं होगा, सिर्फ गेट स्कोर कार्ड पे नहीं डायरेक्टली सर। स्टूडेंट विल गेट कॉल? हाँ यस सर। ऑन गेट स्कोर कार्ड डायरेक्टली दे विल बी गेट रिक्रूटेड सर। ओके, सो देखिए बच्चों, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक आप लोगों को ऐसे पता है, लास्ट ईयर भी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज आई थी, वो गेट के थ्रू आई थी। और ये वैकेंसीज लास्ट ईयर भी आई हुई थी। सुबोध, राइट ना? ये वैकेंसी लास्ट हाँ ईयर भी यस थी। सर। सो आप लोगों यस को जो गेट स्कोर, जिनके पास अच्छा स्कोर कार्ड है, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत दिन में आगे आपको आपको डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड के थ्रू भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना? बट बेसिकली अभी हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 400 वैकेंसीज है। सुबह मुझे लगता है ये ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इतनी इंडिया पे और कोई कंपनी जनरली नहीं निकालती हैं। यस सर। एटीसी की वैकेंसी सर एक्चुअली अभी काफी सारे न्यू एयरपोर्ट बने हैं आरसीएस, गवर्नमेंट की आरसीएस स्कीम की वजह से काफी सारे न्यू एयरपोर्ट बने हैं। तो एटीसी की रिक्रूटमेंट सर अभी बंच में आ रही है। 400 आई है। अभी नेक्स्ट ईयर भी अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास आएगी। ओके, मतलब आपको थोड़ा सा फिगर का एग्जैक्ट आइडिया भी होगा, है ना? यस सर। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें भी लगता है कि जैसे बिलासपुर में पहले एयरपोर्ट नहीं था, अभी जस्ट विद इन 1 ईयर एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है। तो कुछ पोस्ट यहाँ भी डेफिनेटली एटीसी की होंगी। तो ऐसे नए नए एयरपोर्ट तो आरसीएस स्कीम में बहुत सारे बन रहे हैं। तो यस सर। एटीसी की वैकेंसीज मींस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे आगे देखने को मिलेगी बच्चों को। अभी फॉर एग्जांपल सर गोवा में मोपा एयरपोर्ट बन रहा है। वो सितंबर से फंक्शनल हो जाएगा। तो वहां पे 50 एटीसीओस की पोस्टिंग की गई है सर। ओके, सो बल्क मतलब में। हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा अभी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करेगा, किसी कारण से अगर उसका इस साल सिलेक्शंस नहीं होता है, तो मतलब वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट ईयर भी उसको अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्यूचर में देखने को मिल जाएंगे। यस सर डेफिनेटली। इस साल भी सर अप्रोक्सीमेटली 650 वैकेंसी आनी थी बट मे बी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन 400 वैकेंसीज आई है। ओके। सो डेफिनेटली सर वैकेंसी इन फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। ओके, मतलब प्रिपरेशंस बच्चों को डेफिनेटली इसकी करनी चाहिए, है ना? अच्छा, यस सर। एक मैं बच्चों में बात करूंगा, प्रमोशन की भी बात करूंगा। आप सभी क्वेश्चन लिखते चलिए, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप लिखते चलिए, हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है? तो अभी जस्ट हमने ये बात की कि कौन कौन सी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे होती है। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो कि आपके पास जनरली 2 पोस्ट होती है। बट एक आप सभी के लिए एडवांटेज है कि इंटरव्यू दोनों पे नहीं होगा। एक गेट स्कोर कार्ड के थ्रू रिक्रूट करेंगे, और एक ये डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट है। और मुझे लगता है कि करेक्ट। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्ट होंगी, क्या वो इंजीनियर के लिए होगा? गेट स्कोर कार्ड है तो इंजीनियर के ही लिए मोस्टली होना चाहिए, है ना? तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिटेड है जिनके पास अच्छा गेट स्कोर कार्ड है। तो क्या सुबोध, हम ये बता सकते हैं अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पोस्ट आएगी, उसमें गेट स्कोर कार्ड क्या सभी ब्रांच का वैलिड रहता है, या स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ही लेंगे वो? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी जाएगी तो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट स्कोर वैलिड होगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए मुझे लगता है ये बेनिफिट है। पहले ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ही रिक्रूट करते थे, क्योंकि मैंने 10-10 ईयर पहले ये निकाला हुआ था। तो उस समय ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल होता था। सो अभी लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन होल्डर अलाउड है ना? यस सर, 2017 से पहले इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही अलाउड होते थे।
बट अब कोई भी इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर अलाउड है। हाँ हाँ, ओके। बट ये अब ये तो किसी भी ग्रेजुएशन के लिए अलाउड हो चुका है। और ठीक है, तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी कम हो रही है, तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इंजीनियर के लिए होगी, और वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए होगी। तो ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब वो वैकेंसीज आएगी हम उसके डिटेल पे भी बात करेंगे। अभी हमारे पास जो वैकेंसीज है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, राइट ना सुबोध? सर नो सर, ग्रेजुएशन में भी सर केवल बीएससी विद मैथ एंड फिजिक्स। ओके, यहाँ अदर, मेंशन, हाँ ओके, यहाँ क्लियरली मेंशन है बीएससी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यस सर, ओनली। यस सर। ओके, और उसके बाद अदरवाइज इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग करेक्ट। इंजीनियरिंग में भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कुछ, क्या फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वुड बी द सब्जेक्ट्स। वैसे ये तो सब इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर पे होता ही है। यस। मतलब कोई भी इंजीनियर से अप्लाई कर सकता है, एंड बीएससी फिजिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट सर। ओके ठीक है। सो सुबोध, सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ये जानने की इच्छा है, मैं देख रहा हूँ क्वेरीज में भी, कि सर लाइफ इन एटीसी कैसा रहता है, और सर प्रमोशंस कैसा होता है। तो ये मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है ये सब तो बच्चे ये पढ़ के भी जान चुके होंगे, है ना। तो हम Yes. बेसिकली पहले फोकस करते हैं कि एक एटीसी की लाइफ होती कैसी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप एक आईआईटियंस भी हैं, है ना, और आपने एमटेक भी किया हुआ है, सो आप एक एमटेक और एक जॉब को अच्छे से रिलेट करके बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट एक एमटेक का एक्सपोजर भी है, और आपके पास एमएनसीज के भी ऑफर्स थे, है ना। तो आपके पास Yes, sir. चॉइस थी कि आप एमएनसीज भी जा सकते थे और आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते थे। तो मेरा पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि ये एटीसी जो है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है या ये एक पीएसयू है? सर एटीसी एक पीएसयू जॉब है सर, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक पीएसयू है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर। ओके तो सर ये पीएसयू जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पीएसयू है सर। ओके। बट 100% गवर्नमेंट का इसमें ओके मीन्स इस परसेंट है। 100% है। ओके मीन्स इसके शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज नहीं करती अभी। ओके, बट दिस इज वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पीएसयू। ठीक है, तो फिर हम मान हाँ सकते यस हैं दिस करेक्ट। इज ए वन काइंड ऑफ बेटर पीएसयू। एक ऐसी पीएसयू मुझे नहीं लगता जो कभी प्राइवेट हो पाएगी, मतलब जिसके चांसेस टफ हैं। सर एक्चुअली एआई में एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, बट ओके सर ये एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, बट एएनएस सर्विस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सर्विस सर, प्राइवेट होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, क्योंकि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगता कि यस सर। गवर्नमेंट कभी इसको प्राइवेट कर पाएगी, है ना। तो बच्चों आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना भी है, कि ये जॉब आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब के जैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हैं, है यस सर ना। करेक्ट। सुबोध, अब बहुत सारे बच्चों को ये इंटरेस्टेड है कि सर लाइफ कैसा है एटीसी का, तो आप थोड़ा सा बताएंगे बच्चों को? यस सर। सर एक्चुअली एटीसी में फर्स्ट रिक्रूटमेंट के बाद हमें ट्रेनिंग पर जाना होता है, क्योंकि सर ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल जॉब है। या क्योंकि पायलट्स फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, फ्लाइट को जितने भी उड़ाते हैं सर, हर इंस्ट्रक्शन हमारा फॉलो करते हैं वो। यस। मतलब जैसे फ्लाइट दिल्ली से मदुरै लैंड हो रहा है, तो हर समय वो किसी ना किसी कंट्रोलर के कांटेक्ट में होगा। ओके क्या तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबल जॉब है। तो सबसे पहले हमें सर 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। एक्चुअली हमारे टाइम में 6 मंथ की थी, अभी वो कंटिन्यूअसली 9 मंथ की ट्रेनिंग देते हैं। ओके, क्या लोकेशन बता सकते हैं ट्रेनिंग का कोई? हाँ, ट्रेनिंग का 3 लोकेशन है सर, 3 लोकेशन आर देयर। वन इन सीएटीसी प्रयागराज इलाहाबाद ओके। यूपी। सेकेंड इज नियताम गोंडिया, ये सर नागपुर के गोन पास है। या गोंदिया, वहाँ अभी मेरा एक फ्रेंड अभी पोस्टेड है। ओके वो शायद सर। आपसे उसने ज्वाइन किया था 2008 में। सो सर 2000, नेम प्लीज। उसका नाम है नलिन अग्रवाल। हाँ उनसे मैं मिला हूँ सर, मैं अहमदाबाद में 6 मंथ हाँ ट्रेनिंग पर था, हाँ, तो वो वहाँ पर मेरी हाँ, मुलाकात हुई। उसकी पोस्टिंग लास्ट अहमदाबाद में थी। ओके, तो आपकी सेकेंड हाँ ये लोकेशन है गोंदिया, और नेक्स्ट? एंड थर्ड है सर एसटीसी हैदराबाद। ओके, सो हैदराबाद या फिर गोंदिया। गोंदिया इज जस्ट नियर Yep. टू नागपुर एंड हाँ प्रयागराज, ये तीन लोकेशन पे यस सर। आपकी ट्रेनिंग होगी 6 to 9 मंथ। हम्म। और तो ओके। उसके बाद 9 मंथ के ट्रेनिंग के बाद सर हमें इनिशियल में पोस्टिंग दी जाती है स्टेशन पर। वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं में भी पर भी किसी भी एयरपोर्ट पर पोस्टिंग मिल सकती है।
और पोस्टिंग के बाद भी सर हम डायरेक्टली चैनल टेक ओवर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, पहले सर रूल थोड़ा फ्लेक्सिबल था, बट अब लाइसेंसिंग हो गया हमारा। तो बिना लाइसेंस का कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना लाइसेंस का वो आरटी पायलट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ओके। तो स्टेशन पर पोस्टिंग के बाद सर सबसे पहले हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ सम सीनियर एटीसी हु इज इंस्ट्रक्टर आल्सो, ओके। ऑथोराइज इंस्ट्रक्टर। मतलब उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जिसको इंस्ट्रक्टर का लाइसेंस मिला हुआ है वही हमें ट्रेनिंग दे सकता है। ओके। उसके बाद सर ऑन जॉब ट्रेनिंग चलती है अराउंड 180 आवर्स। ओके। 180 तो आवर हम इस शायद इसे फ्लाइंग आवर बोलते हैं क्या? नो सर, फ्लाइंग आवर नहीं, इसको ओजेटी आवर्स करते हैं सर, ऑन ओके। जॉब ट्रेनिंग आवर। ओके। और सर ये 180 आवर्स आप मतलब वन डे में आप 2 आवर्स 3 आवर्स मतलब मैक्सिमम 2 आवर्स के आसपास करते हैं। और जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट पर दिल्ली वगैरह में सर ट्रेनिंग में 1 ईयर्स भी लग जाता है। ओके। और छोटे स्मॉल स्टेशन पर अराउंड 6 मंथ में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके। आफ्टर ऑफ ट्रेनिंग यू हैव टू राइट द एग्जाम। ओके। देन एक प्री असेसमेंट बोर्ड होता है जो आपके इंस्ट्रक्टर आपके इंचार्ज लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप मतलब रेटिंग के लायक हो या नहीं, मतलब आप कंट्रोलिंग अभी कर सकते हो या नहीं। और वो करने के बाद सर एक बोर्ड होता है जिसमें कि बाहर से मेंबर्स आते हैं। अब उस बोर्ड के बाद अगर वो लोग आपको फिट पाते हैं कि यू आर केपेबल टू हैंडल द एयरक्राफ्ट इंडिविजुअली, देन दे आर प्रोवाइडिंग यू रेटिंग। और ओके। रेटिंग के बाद फिर इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस मिलता है। और लाइसेंस मिलने के बाद आप इंडिपेंडेंटली उस चैनल को कंट्रोल करने के लिए, आप पायलट से बात करने के लिए, आप पायलट से कंट्रोलिंग करने के लिए आप उसके बाद अलाउड हो जाते हो। तो सर स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग आवर्स में काफी मजा भी आता है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपकी तो उस समय आपको काफी कुछ सीखने का मिलता है। उस समय आप कुछ मिस्टेक करते हो, कुछ करते हो तो आपके अंडर द सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्टर करते हैं। और एक बार जब आपकी रेटिंग हो जाती है तो फर्स्ट बार जब आप चैनल कंट्रोल करते हो तो उस समय आपकी हार्ट बीट काफी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ओके। अब कुछ भी होगा तो यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल। बट ठीक है सर, मतलब इट इज इंटरेस्टिंग जॉब। अलग अलग पोजीशन होते हैं, जैसे इट इज अ टीम वर्क सर। एक्चुअली केवल एक बंदा केवल कंट्रोलिंग नहीं कर सकता, टीम वर्क काफी सारे पोजीशंस होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मदुरै में अभी जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टावर और केवल एक पोजीशन है, टावर और अप्रोच कंबाइंड है। तो एक कंट्रोलर होता है जो चैनल पे ट्रांसमिट करता है, दूसरा कंट्रोलर होता है जो उसका हेल्पिंग हैंड, उसको असिस्ट करता है सारे कोऑर्डिनेशन वगैरह में। लेकिन बड़े बड़े एयरपोर्ट सर रडार भी होते हैं, काफी पोजीशंस होती है, रडार कंट्रोलर, एरिया कंट्रोलर। तो जितने भी कंट्रोलर होते हैं तो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, और सबको इसमें सर एक साथ मिलके काम करना होता है। मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ जॉब वेयर टीम कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। ओके। और सर इसमें या तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आपका प्रमोशन हो गया, फर्स्ट प्रमोशन के बाद हम असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, सेकंड प्रमोशन के बाद मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर डीजीएम, फिर जेजीएम। लेकिन सर एटीसी की एक अच्छी बात यह है कि आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हो या जेजीएम हो, ज्वाइंट जनरल मैनेजर, सबका काम सर एक ही है, सबको कंट्रोलिंग ही करना है। अनलेस वो एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में नहीं हो कि वो मैनेज कर रहा हो। तो सब सारे लोग सर जूनियर से लेके सीनियर तक सब लोग साथ में ही बैठते हैं। तो साथ में बैठने से बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है, और यहाँ कोई सुपीरियरिटी नहीं आता है। अगर एक हमारे पास रेटिंग हो या जेजीएम के पास रेटिंग हो, सारे को सेम ही काम करना है सर। और रेटेड एटीसी का एक एडवांटेज ये है सर, मतलब मनी वाइज भी एडवांटेज है। जैसे आप किसी पार्टिकुलर चैनल के लिए आप रेटेड हो जाते हो, तो रेटेड के बाद सर रेटिंग अलाउंस उसकी अलग से मिलती है। सपोज जैसे आप टावर रेटेड हो गए हो, टावर अप्रोच दोनों रेटिंग हो गई है। जैसे मदुरै में मेरे पास, मदुरै छोटा सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे रेटिंग अलाउंस 11,000 रुपीज है। ओके। तो तो अ, एक्स्ट्रा अलाउंसेस के ये सब ऑप्शंस हैं वहाँ पे? हाँ यस सर, रेटिंग अलाउंस अलग से हैं। जैसे मुंबई दिल्ली ये सब में सर जिसके पास सारी रेटिंग हो उसको 50,000 के आसपास केवल रेटिंग अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। तो ये देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ शायद आपको पता चली होगी कि सुबोध अभी आपको कितने ईयर हो चुके हैं यहाँ पे जॉब करते हुए? सर मेरे को 5 इयर्स हो चुके हैं, अ, जुलाई 3 जुलाई को और 5 इयर्स, और आप 28 को फाइव आप ईयर्स आपने E1 पे ज्वाइन किया था और हाँ E1 पे मैंने ज्वाइन किया। दैट और स्टार्टिंग डेजिग्नेशन आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं?
जूनियर एग्जीक्यूटिव सर। जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो अभी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं या अभी आप नेक्स्ट प्रमोट हो चुके हैं? सर एक्चुअली या इसमें क्या है ना कि मतलब 3 इयर्स के बाद अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है, तो ओ- फर्स्ट प्रमोशन अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए लोग E2 का दे देते हैं। तो अभी मैं E2 स्केल पे हूँ, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। प्रमोशन दिस ईयर एक्सपेक्टेड है सर। तो एक्चुअली इन्होंने लास्ट 3 इयर्स में बल्क में रिक्रूटमेंट ATC का हुआ था, अराउंड 1000 पोस्ट। ओके। तो प्रमोशन थोड़ा सा डिले हो गया है सर, बट अभी 340 पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गई है। तो दिस ईयर प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, और नेक्स्ट वीक हमारी प्रमोशन आ भी जाएगी। बट वन गुड थिंग इज दैट आप प्रमोटेड नहीं भी होते हो तो एग्जैक्ट 3 इयर्स में आपको E2 की स्केल मिल जाती है सर। ओके, मीन सैलरी इंक्रीमेंट होते रहेगा चाहे वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो या ना हो? एक्चुअली सर सारे पोस्ट पे नहीं है, बट E1 टू E2 फिक्स है, देन ओके। E5 टू E6 फिक्स है 3 इयर्स पर। ओके। सो सुबोध, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ तो बताई है, कि यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, और मुझे लगता है कि ये शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो जैसे आपने जो बोला एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, ये क्या एटीसी को मिलता है या जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को भी ये सब मिलती है फैसिलिटीज़? सर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को भी मिलती है, उनकी भी रेटिंग होती है, जैसे VOR वेरी हाई डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शन, ये VOR हो गया, ILS हो गया। तो इन सब की भी रेटिंग होती है, बट उनकी रेटिंग अलाउंस सर काफी कम होती है कंपेयर टू ATC। और एक सर रेटिंग अलाउंस मिलता है और स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को स्ट्रेस अलाउंस नहीं मिलता है सर। ओके। जैसे मुंबई दिल्ली में ये डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो मुंबई एंड दिल्ली वगैरह में सर स्ट्रेस 100% है। मीन्स वहां पे 25,000 रेटिंग अलाउंस है, तो 25,000 स्ट्रेस अलाउंस भी होगा। मदुरई में सर 25% स्ट्रेस अलाउंस था, अभी कोविड की वजह से मूवमेंट कम हो गई है तो अभी नहीं है, फिर से 25% स्ट्रेस यहाँ पर होगा सर। ओके, मतलब इससे अहमदाबाद। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि जॉब में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर है, तो उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट अलाउंसेस आपको प्रोवाइड कर रही है। यस सर, ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेसफुल जॉब, बट सर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग इस हिसाब से दी जाती है कि आप जॉब में सब मजा आता है, मीन्स यू कैन कंट्रोल। ओके, आपको हार्डली कभी प्रॉब्लम होती है। ओके। नहीं तो सर ठीक है। और हाँ, एक्चुअली मैंने एक बात बताना भूल गया सर। एक्चुअली ये स्ट्रेसफुल जॉब है, तो इसका एक मतलब रिलीविंग पैटर्न भी है सर। जैसे मैं वर्क कल्चर बताना चाहूंगा। जैसे हाँ। पहले मैं मेट्रोज की बात करता हूँ। मेट्रो या ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टेशन पर इंक्लूडिंग इंदौर 5 शिफ्ट पैटर्न होता है सर। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नाइट ऑफ, क्लियर ऑफ। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। फर्स्ट ड्यूटी जो होती है, जैसे 5 शिफ्ट, जैसे नॉर्मल जॉब में क्या होता है, 7 डेज पैटर्न होता है। मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, 9:30 to 6, सैटरडे संडे ऑफ होता है। कुछ यस। जॉब में मंडे टू सैटरडे करते हैं, संडे ऑफ होता है। हमारे जॉब में 5 डेज शिफ्ट होता है। मतलब मॉर्निंग करते हैं, फिर आफ्टरनून ड्यूटी करते हैं, फिर नाइट करते हैं, फिर 2 दिन की छुट्टी है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे फर्स्ट फर्स्ट जैसे मैं अहमदाबाद में था तो वहाँ पे 5 शिफ्ट जॉब था। तो फर्स्ट जॉब हमारी स्टार्ट होती थी सर, जैसे आज मंडे से स्टार्ट है, तो मंडे को मेरी ड्यूटी मॉर्निंग 7 to 1 o'clock, आफ्टरनून 6 आवर्स की ड्यूटी। ओके, फिर सेकेंड डे। हाँ यस सर। ये क्या सिक्स आपका आवर पर डे कितना होता है, 6 आवर? हाँ सर, मैं बता रहा हूँ हाँ। 6 आवर्स सर। मैं ओके। मेट्रोज की बात कर रहा हूँ सर, छोटे छोटे स्टेशन लाइक मदुरई को एक्सक्लूड करके। मैक्स मेट्रोज की ओके। बात बात कर रहा हूँ, लाइक अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, वाराणसी, कोलकाता, पटना, अमृतसर, इंदौर, सारे स्टेशन में सर 5 शिफ्ट रोस्टर है। मीन्स फर्स्ट डे आपकी 7 to 1 o'clock हो गई सर आफ्टरनून में। देन और सर एक चीज और है कि हर जॉब के बीच में 24 आवर्स का गैप होगा। ओके, मतलब इस जॉब दो जॉब के बीच आपका 24 आवर्स का गैप होगा? हाँ, और नाइट ड्यूटी के बाद 48 आवर्स का गैप सर। ओके, कोई नाइट ड्यूटी करता है तो 48 आवर्स, तो मुझे लगता है कि हाँ तो सर, टाइम का तो यहाँ इशू नहीं किसी भी स्टूडेंट को होना चाहिए कभी। नहीं टाइम सर काफी मिलता है। टाइम सर इस जॉब की एक बेनिफिट है सारे जॉब के कंपैरिजन में। मुझे सबसे बेस्ट जो लगा ATC में, टाइम टाइम काफी कम होता है सर। लाइक 7 to 1 फर्स्ट डे, देन सेकेंड डे ड्यूटी जो होगी आफ्टरनून में 1 से इवनिंग 7 तक, और थर्ड डे ड्यूटी होगी 7 इवनिंग से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 तक, वो 12 आवर्स की होती है। ओके। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होती है सर, नाइट ऑफ। उसके बाद एक और दिन की छुट्टी होती है, क्लियर ऑफ भी होता है। ये ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को नहीं मिलती है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नाइट करते हैं वो 7 to नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7। उसके बाद उनको बस उसी दिन की छुट्टी मिलती है, उसके अगले दिन आना पड़ता है। बट बट ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 1 एक्स्ट्रा डे छुट्टी मिलती ओके, है। एटीसी को ये बेनिफिट है। ओके, सो हाँ अगर और सेकेंड, हाँ।
बोलो। सर 1 मिनट। बेनिफिट ये है सर, 6 आवर्स की ड्यूटी में भी आपको 6 आवर कंटिन्यू ड्यूटी नहीं करनी है। ओके। मतलब अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ मैन पावर है तो ऑलमोस्ट 50% ड्यूटी करनी है। मीन्स एक पोजीशन पे दो लोग होते हैं, तो एक बंदे को दूसरा बंदा या बंदी रिलीव करते हैं। तो 1 आवर ड्यूटी जैसे आपने की है, फिर आपको 1 आवर का ब्रेक मिलेगा, फिर 1 आवर ड्यूटी की 1 आवर का ब्रेक मिलेगा। और किसी दिन कम लोग हैं, कम मैन पावर है, तो भी 2 आवर्स के बाद मिनिमम आपको 1 आवर या 30 मिनट का ब्रेक मिलना ही मिलना है। सो वो ये मैंडेटरी है, मतलब सिविल का गाइडलाइन है। ओके, सो हम ये मान सकते हैं कि इन एवरेज पर डे आपकी 3 आवर क्या अप्रोक्सीमेटली ड्यूटी हाँ, 3 to 4 आवर्स। थ्री टू यस फोर सर, थ्री आवर हम टू फोर मैक्सिमम आवर्स ले सकते हैं। सो मुझे यस लगता है सर। कि टाइम, यहाँ पे टाइम का तो इशू किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं, और टाइम का इशू नहीं है सर। सो अगर सुबह में एक और बात, नाइट ड्यूटी। नाइट के बाद जैसे हाँ आपने यस। बोला 2 डे का ऑफ है, तो नाइट ठीक है, नाइट में तो वर्क प्रेशर भी डेफिनेटली कम होता होगा। नहीं सर, और नाइट के एक और बेनिफिट है सर, मैं बता रहा हूँ। नाइट में ऐसा नहीं है कि आपको नाइट में पूरा नाइट में ड्यूटी करना है। 4 आवर्स आपको रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए भी दिया जाता है। ओके। और उसमें दो शिफ्ट होते हैं, या तो आप नाइट में 11 to 3 सो लो, या फिर मॉर्निंग या तो नाइट में 3 से 7 सो लो। मतलब 4 आवर्स का आपको गैप मिलता है रेस्ट करने के लिए। प्रॉपर रेस्ट रूम होते हैं, जिसमें कि गर्ल्स के लिए भी अलग से होता है, बॉयज का भी अलग होता है। आपको वहाँ पे प्रॉपर बेड, पिलो, सब कुछ होता है। आप जाके 4 आवर्स रेस्ट कर लो। ओके, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ फैसिलिटीज आपको वहाँ पे प्रॉपर एआई प्रोवाइड करता है ना। हाँ यस सर, एक्चुअली मदुरै में सर नाइट ड्यूटी नहीं है, लेकिन सिंस मैं अहमदाबाद में भी 6 मंथ था, इसलिए मुझे सारे एक्सपोजर हैं सर। ओके ओके। तो फैसिलिटीज तो होती है सर, प्रॉपर आप सारी फैसिलिटीज होती है, फैसिलिटीज की प्रॉब्लम नहीं है सर। सुबोध मतलब क्योंकि ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है सर। मतलब डीजीसीए का भी हमारा रूल ही है कि हमें 6 डे से कंटिन्यूअसली ज्यादा हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। मतलब काफी सारे गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करना होता है। ओके सुबोध, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग शायद जानना चाहते होंगे सैलरी को लेके, क्योंकि एक यस सर। दिमाग में ट्रेंड बना हुआ है कि शायद एनटीपीसी में सैलरी ज़्यादा बनती होगी। किसी को लगता होगा पावर ग्रिड में सैलरी ज़्यादा बनती है ना। किसी को लगता है प्राइवेट कंपनी में सैलरी ज़्यादा बनती है। ठीक है। सो मैं आपसे यहाँ पे एग्जैक्टली एटीसी एक ऑफिसर्स की सैलरी एग्जैक्टली कितनी बनती है, और उसके पास कितना एक्स्ट्रा अलाउंसेस के ऑप्शंस होते हैं। यस सर, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। एक्चुअली सैलरी सर बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमारे में। जैसे आप किस सिटी में पहले प्लेस्ड हो, अगर आप मेट्रो में हो लाइक दिल्ली एंड ऑल, तो सर एचआरए, जो कि सारे पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेम है। जैसे आप दिल्ली में पोस्टेड हो तो आपको 27% एचआरए आपके बेसिक का मिलेगा। अगर आप लाइक पटना, मदुरई, जहाँ पे हम्म, पोस्टेड हो वाई सिटी, तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। और अगर आप छोटी सिटी में पोस्टेड हो तो नाइन नहीं परसेंट ठीक है, मिलेगा एचआरए एचआरए। के बारे में बच्चे जानते हैं। और ठीक ओके है, सर। वो सिटी वाइज चेंज होगा। और कोई एक्स्ट्रा सैलरी में आपके साथ। हाँ यस सर, 35% ऑफ बेसिक का पर्क मिलता है सर। ठीक है, दैट इज डी, पर्क अलाउंस। दैट इज डीए। प्लीज सर से अगेन। पर क्या बोला आपने, 35% पर अलाउंसेस। पर्क अलाउंस, पर्क अलाउंस है। ओके ये सर मतलब। सारे पीएसयूज में ऑलमोस्ट मिलता है, सारे ओके पीएसयूज में थर्टी ओके फाइव परसेंट ओके। पर्क, रेदर, एक्सेप्ट बीएसएनएल एंड ऑल। ओके रेदर देन दिस। रादर देन दिस सर, एटीसी के लिए रेटिंग और स्ट्रेस अलाउंस है। ओके ये रेटिंग। भी सर डिपेंड करता है आप किस सिटी में पोस्टेड हो, वहाँ पे कितने चैनल्स हैं। ओके, अगर हम एक इन जनरल बात करें, सपोज एक स्टूडेंट दिल्ली एयरपोर्ट में पोस्टेड है सपोज, ठीक है। ओके सर। और तो वहाँ अगर वो 5 ईयर जॉब कर लेता है तो उसे अप्रॉक्सीमेट कितना स्ट्रेस अलावेंसेस और कितना सेकंड जो आपने अलावेंस रेटिंग अलावेंसेस कितना मिल सकता है उसे अप्रॉक्सीमेट। सर मेरे बैच के लोग जो अभी क्या कहते हैं दिल्ली वगैरह में पोस्टेड है, उनको सर अप्रोक्सीमेटली 25,000 इंक्लूडिंग रेटिंग प्लस स्ट्रेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। 25,000 एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता है हाँ फिर अप्रोक्सीमेट। कहीं ना कहीं फिर तो एक एटीसी ऑफिसर की सैलरी एक अच्छे पीएसयूज के बराबर ही मिलने लग जाती है। हाँ सर, तो सैलरी वाइज सर, मतलब एक्चुअली एनटीपीसी एंड ऑल सर, ओएनजीसी वगैरह E3 में रिक्रूटमेंट करती है, इसलिए मीन्स थोड़ी सी सैलरी उनकी ज्यादा होती है। हमारा रिक्रूटमेंट E1 में होता है। अदरवाइज सर सैलरी वाइज सर अलाउंसेज एंड ऑल गुड है एटीसी में। एटीसी की सैलरी काफी हैंडसम मानी जाती है। ओके, नहीं ये मुझे भी पता है क्योंकि मेरे बैचमेट बहुत सारे हैं
और वो तो मुझे बहुत सारे अलाउंसेस बताते थे, हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ आप यस सर, कि इवन आप लाइक कि आप एग्ज़ाम देते जाएं, कुछ आप डिग्री लेते जाएं, आई डोंट नो क्या ये सिस्टम है, और आपकी सैलरी करेक्ट बढ़ते सर, जाएगी। करेक्ट। कुछ ऐसा है यहाँ यस पे? सर, मतलब हाँ यस सर, जैसे आपकी मतलब जैसे जैसे आपको रेटिंग मिलता जाएगा, मैंने बताया तो, ओके। जिसके पास सारी रेटिंग होती है, जिसके पास सारी रेटिंग होती है, रेटिंग प्लस स्ट्रेस अलाउंस मिला के डेली जैसे सिटी में आराम से 50,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है सर, जिसके पास सारी अलाउंसेज होती है, ओके, मतलब कोई चाहे, सारी रेटिंग मतलब होती है। सैलरी अपनी इंक्रीज करने के ऑप्शंस है उनके पास। किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए तो अपनी हाँ रेटिंग वो बढ़ाते जा सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है हाँ। एक्चुअली। रेटिंग से पहले हमें कोर्स करना होता है। जैसे एरिया पहले अभी मेरे पास टावर अप्रोच दोनों की रेटिंग है। ओके। अधूरे में एक्चुअली सर जो भी रेटिंग है मेरे पास सारी है, यहाँ पे यूनिट नहीं है। जैसे ओके। अहमदाबाद में था मैं, तो वहाँ पे एरिया था। तो एरिया लेने के लिए सर फिर से हमें ट्रेनिंग सेंटर, मैंने बताया इलाहाबाद, हैदराबाद, गोंदिया, यहाँ पर जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर ट्रेनिंग के बाद आके फिर से वही प्रोसीजर होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी, लाइव ट्रैफिक हम कंट्रोल करते हैं। फिर हमारा बोर्ड होता है, एग्जाम होता है, उसमें हम पास हो जाते हैं तो हमें रेटिंग वो चैनल कंट्रोल करना मिल जाता है। फिर उसके बाद हमें सर रेटिंग अलाउंस उसका मिलने लगता है। ओके। फिर रडार कंट्रोलर भी जो होते हैं उनकी अलग से, फिर से उनको जाके स्टडी करना होता है ट्रेनिंग सेंटर में, फिर लाइव कंट्रोलिंग करते हैं, फिर उनको रेटिंग मिलता है सर। ओके, सो ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जैसा नहीं कि बस आप एक बार चले गए और आप अपने बस एक फॉर्मेट में आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। सो मतलब एटीसी को हम एक अच्छा हाँ पीएसयू बोल सकते हैं इसका मतलब तो। सुबोध। हाँ, ये सर हाँ। एनपीएससी में भी एआई में सर सबसे अच्छी हैंडसम सैलरी एटीसी की एटीसी है। की है। एटीसी अलाउंस, ओके। रेटिंग सुबोध, अलाउंसेस की अगर मैं वजह से। आपसे ये पूछता हूँ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एटीसी दोनों में कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर है? सर एक्चुअली दोनों जॉब के सर अपने एडवांटेज एंड हाँ, नहीं, डिसएडवांटेज एक हैं। मैं अगर स्ट्रेट अगर फॉरवर्ड मैं एक अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन पूछूं मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो सैलरी, सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट है सैलरी, और सेकंड ठीक है इंपॉर्टेंट है सर। टाइम। तो अगर हमारा कंसर्न ये दो चीज़ है, सैलरी एंड टाइम को लेके, सो एटीसी ज़्यादा बेटर होगी या एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा बेटर होगी? सैलरी वाइज तो ऑब्वियसली सर एटीसी मच बेटर है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके। और टाइम को अगर हम और कंसर्न टाइम लें? वाइज भी सर अगर देख, हेलो, हाँ हाँ। हाँ अगर, सर आवाज जा रही है मेरी? यस यस यस। हाँ, और सर टाइम वाइज भी देखा जाए तो ऑफिशियल टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो एटीसी का कम है। बट एक्चुअली एटीसी में आप हैं सर, तो एटीसी में काम करना पड़ता है, मीन्स आप लाइव ट्रैफिक कर रहे हैं, आप पे स्ट्रेस है, कुछ भी हो गया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रेस वगैरह नहीं है, बस उनको सारे इक्विपमेंट चेक करना है कि इक्विपमेंट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो उनके पास जॉब में मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोफाइल काफी रिलैक्सिंग है, उन्हें काम ज्यादा नहीं करना पड़ता सर। मतलब कुछ इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हुआ तो इक्विपमेंट भी ओके। चेंज कर देते हैं। मतलब वर्क कल्चर वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स का सर मतलब वर्कलोड कम है, एटीसी का वर्कलोड ज्यादा है सर। ओके, मतलब बोल। बट ऑफिस देखा जाए तो टाइम वाइज भी ऑफिशियल देखा जाए तो जैसे मेट्रोज में नाइट ऑफ के बाद एक दिन एक्स्ट्रा क्लियर ऑफ मिलता है एटीसी को, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं मिलता है। ओके, मतलब हम ये बोल सकते हैं जिसको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा आराम वाली जॉब चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ प्रेफर करना चाहिए। और जिसको लगता है नहीं हमें कुछ चैलेंजिंग काम चाहिए, हमें काम करना है, हाँ, तो, यस सर, है ना? यस सर, हाँ। करेक्ट करेक्ट। एटीसी एटीसी इज चैलेंजिंग जॉब, मतलब क्योंकि एक, हर दिन आपको नई चैलेंज। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। इंडिया में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि बस गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए और फिर आराम करेंगे। तो क्या, अगर किसी की ये मेंटलिटी है, तो क्या वो एटीसी में सरवाइव कर पाएगा फिर? नहीं सर, एटीसी में एक्चुअली काम तो आपको करना हाँ। पड़ेगा, और ये काम, काम किए बिना यहाँ पे नहीं चलेगा। और ये जिम्मेदारी वाला काम है, अगर किसी मिस्टेक्स की तो हाँ डेफिनेटली हाँ, उसे वहाँ प्रॉब्लम्स तो एक्चुअली होगी। यस सर, यस सर, एक्चुअली एटीसी में भी सर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होते हैं, जैसे जो हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड है, जो हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड है, वहां अगर ऐसी आपकी थोड़ी मेंटलिटी है, काम तो वहां भी करना पड़ता है लेकिन वहां थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको लाइव ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करना है। मतलब वो कोर गवर्नमेंट टाइप का हो गया, आपको काम करना है। लेकिन अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपको सर लाइव कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, तो आप मतलब ऐसे रिलैक्स नहीं बैठ सकते, कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा सर। आपको ओके। अलर्ट रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, ओके, सो मतलब अभी तो क्योंकि भाई यहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व है ना सर। ओके, अब मैं अभी जो पोस्ट निकली हुई है, इस पोस्ट में हम ये लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि एक सैलरी हैंडसम होगी,
वर्क प्रेशर होगा, करेक्ट। स्ट्रेस मतलब वर्क प्रेशर मीन्स आपको जो आवर है उसमें काम तो करना होगा। हाँ, लेकिन आपका टाइम डेफिनेटली कम होगा, आपके पास दिन भर आपकी फैमिली, आपके पर्सनल वर्क के लिए आपके पास टाइम होगा। और यहाँ एक करेक्ट सर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुबोध, लोकेशंस को लेके सबसे ज़्यादा लोग कंसर्न होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि पोस्टिंग वहीं होगी जहाँ एयरपोर्ट्स होगा, है ना। विदाउट यस सर, एयरपोर्ट तो करेक्ट। पोस्टिंग हो नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ एटीसी टावर होगा पोस्टिंग वहीं होगी। सो अगर हम इस चीज़ को एक कंसर्न माने, सो क्या आप इसके लिए गाइड कर सकते हैं कि पोस्टिंग क्या लोगों को उनके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग मिलेगी, या उन्हें ज़िंदगी भर मतलब नॉन कन्वीनियंट ही पोस्टिंग देखने को मिलेगी, या उन्हें कुछ अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, कुछ रिमोट लोकेशंस मिलेगी। जैसे मैंने 10 साल गवर्नमेंट जॉब किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल है कि आपको अपनी लाइफ में रिमोट लोकेशन पे पोस्टिंग करनी ही होगी। कुछ लोग शुरू पे नहीं करते हैं, लेकिन बाद में उनकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशन पे होगी ही, क्या है ना। अदरवाइज उनका प्रमोशन नहीं होगा, और जैसे ही प्रमोशन होगा उनकी पोस्टिंग रिमोट लोकेशन पे होगी। सो क्या यहाँ एआई में ऐसा कोई पोस्टिंग को लेके कुछ ऐसा रूल है, या फिर आपको मोस्टली जो अभी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं इनकी पोस्टिंग ज़्यादातर छोटे एयरपोर्ट्स में होगी, या बड़े एयरपोर्ट्स में भी हो सकती है। तो कुछ आप इसको लेके गाइड कर सकते हैं? हाँ यस सर, मैं इसको लेके बता सकता हूँ। एक्चुअली सर पोस्टिंग सबसे पहले तो एटीसी की सर पोस्टिंग कहीं भी होगी तो वहां पर ही होगी जहाँ पर एयरपोर्ट है। या और सर एयरपोर्ट के साथ बेनिफिट ये है कि एयरपोर्ट सर छोटे लोकेशंस में नहीं होता है। हाँ। तो ये हो सकता है जैसे आप यूपी के हो, आप बिहार के हो, आपको साउथ पोस्टिंग मिल सकती है, एंड ईस्ट पोस्टिंग मिल सकती है, वेस्ट, मतलब किसी भी रीजन में मिल ओके, सकती मीन्स है, ऑल लेकिन ये तो प्लस पॉइंट। ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी हाँ। मतलब। हाँ यस सर। और सेकंड चीज है कि अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट आएगी मेरे ख्याल से मोस्टली पोस्टेड सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टिंग जो जाएगा चेन्नई, मुंबई, इन सब जगह जाएगा सर। ओके, मीन्स जो क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेन पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है सर। एक्चुअली पोस्टिंग वाइज प्रॉब्लम नहीं है, पोस्टिंग वाइज बस ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे नॉर्थ के जो बंदे होते हैं वो साउथ में फंस जाते हैं तो उनको होम लोकेशन पे पोस्टिंग चाहिए। तो ये सब सबकी फुलफिल क्राइटेरिया नहीं किया जा सकता सर। एक्चुअली हाँ। लास्ट 3 to 4 ईयर का अगर आप पैटर्न एनालिसिस करेंगे तो नॉर्थ के लोग ज्यादा रिक्रूट होते हैं, साउथ के लोग कम होते हैं। ओके। तो और साउथ में कंपेरेटिवली एयरपोर्ट ज्यादा है, तो पोस्टिंग एयरपोर्ट साउथ में भी मिल सकता है। बट ऐसा नहीं है सर कि जैसे आप एक जगह पोस्टिंग मिल गया तो आप वहीं रहेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ एक आउट ऑफ रीजन कॉन्सेप्ट होता है सर। तो 5 ईयर्स एक बार आपको सर्विस में आउट ऑफ रीजन करना ही करना होता है। ओके, जो जिसको तो मैंने वो किसी भी region में होता है। ओके, कहीं भी मतलब 5 ईयर, हम उसे एक बोल सकते हैं कि आपको फाइव अपनी ईयर ज़िंदगी में 5 साल अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वो जहाँ चाहे आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। हाँ। और वो 5 ईयर्स ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है सर कि 5 ईयर्स के बाद आपको वो दे ही देंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको देखना है हेडक्वार्टर्स में। तो बट 5 6 ईयर्स के बाद वो प्रिफरेबल लोकेशन दे देते हैं, मतलब एक बार आपने आउट ऑफ रीजन कर लिया तो होम लोकेशन में अकॉर्डिंग टू रूल आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ओके। और जैसे हार्ड स्टेशन जो आप बता हाँ। रहे थे सर, तो हाँ। हार्ड स्टेशन होता है हमारे में, में 1 से 2 बार हार्ड स्टेशन करने होते हैं, बट एक बार, आई थिंक एक बार ही करना होता है। तो उसमें सर एक्चुअली टेन्योर होता है, ऐसा नहीं है कि आपको काफी लंबा करना होगा। जैसे 1 ईयर स्टेशन होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर्स। लाइक अभी एक न्यू एयरपोर्ट देवघर बन रहा है, वो 2 ईयर्स का टेन्योर स्टेशन है। तो जैसे क्या कहते हैं ये, तो यहाँ पे एक साउथ में टूटीकोरन है, वो 3 ईयर्स का है। अगाती है 1 ईयर्स का है कुछ। और सर जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एयरपोर्ट्स हैं, तो अगर जो जिसकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है उसको 10% ऑफ बेसिक एक्स्ट्रा पे किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट अलाउंस। ओके। हाँ, ये तो देखिए बच्चों, आपको मैं भी बता देता हूँ। आप जितनी रिमोट लोकेशन पे जाएंगे वहाँ के एक्स्ट्रा अलावेंसेस आपको मिलने लग जाएंगे, है ना। जैसे आपने बोला 10% एक्स्ट्रा अलावेंसेस मिलेगा। सुबोध, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे एक दो बच्चों ने पूछा है, ये रोटेशन शिफ्ट हमेशा रहता है क्या? सो हाँ यस सर। एक्चुअली जैसे मैंने 5 शिफ्ट रोस्टर की बात की है, तो वहाँ पे जितने मेन पावर हैं उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं उनको छोड़ के लोगों को 5 शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो रोटेशन फिक्स हमेशा रहेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नाइट ऑफ, क्लियर ऑफ। ओके मतलब। और जैसे शिफ्ट भी करते हैं जिनको मतलब कुछ ऑफिस वर्क होता है,
वो फाइल वर्क जिनको करना होता है तो एक दो लोग ऑफिस जनरल वर्क करते हैं, अदरवाइज सब रोटेशनल ही करते हैं। ओके, मीन्स एडमिन वर्क के लिए जनरल शिफ्ट लगेगी और बाकी आपका एटीसी वर्क के लिए आपकी रोटेशनल शिफ्ट लगेगी। हाँ, यस, करेक्ट ठीक सर। है, क्योंकि फ्लाइट तो 24 घंटे में कभी भी आ सकती है। तो हाँ, और फ्लाइट अगर हाँ चल रही है तो कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही। हाँ, है ना। तो जैसे कि मुंबई पे, दिल्ली पे, तो क्या वहाँ पे पोस्टिंग यस सर। लंबी होती है या वहाँ पोस्टिंग शॉर्ट होती है, ड्यूरेशन? जैसे कि किसी की मुंबई पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ वो 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर तक पोस्टेड रहेगा, या इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन्हें जल्दी से दूसरे एयरपोर्ट शिफ्ट कर दिया जाता है? क्या यहाँ पे कुछ सिस्टम से आप बता सकते हैं ये? हाँ, यस सर, लाइक मेट्रोज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इन सब में अगर आपकी एक बार पोस्टिंग हो जाती है तो आप 10 ईयर्स तक, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स तक आप उसी स्टेशन पर रहेंगे सर, मतलब अनलेस आपका टेन्योर ना आ जाए। ओके, मतलब मेट्रो सिटीज में अगर कोई पोस्टेड है तो उसके पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ ज़्यादा साल तक स्टे कर सकता है। यस, करेक्ट सर। मुंबई वगैरह में तो लोग 10 ईयर्स से भी ज्यादा रहना चाहें तो रह सकते हैं हाँ, सर। यही मैं आपको एग्जांपल देने वाला था। मेरा एक बैचमेट है, 2009 पे उसने ज्वाइन किया था, और यस सर। 2022 चल रहा है, वो मुंबई पे ही पोस्टेड है अभी तक। हाँ, तो करेक्ट सर। मुंबई में एक्चुअली सर, मुंबई में पोस्टिंग मिलने के बाद सर कुछ लंबा ड्यूरेशन पे रहना पड़ता है। ओके, मतलब तो ये अच्छी चीज़ है ना कि जो मेट्रो पे रहना चाहता है और अगर उसे एक मेट्रो सिटी हाँ। मिल जाती है, मतलब वो ज़्यादा लंबा वहाँ रह सकता है। तो ये मुझे लगता है ये का हाँ, बहुत करेक्ट सर। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, उनमें मोस्ट ऑफ द लोगों के ये माइंड पे कि हम मेट्रो सिटीज़ पे रहें। सो हाँ, तो सर अगर वगैरह मिल जाता है तो आप आराम से, अगर 15 ईयर्स भी रहना चाहो तो आप रह सकते हो, ओके, अनलेस ठीक। आपका टेन्योर ना आ जाए। अगर नॉट सीनियरिटी में आपका नाम आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज आप से आराम से रह सकते हो। हम्म। ओके, सुबोध, और अगर हम बात करें कि जैसे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एमएनसी की जॉब बेटर है या एटीसी की जॉब बेटर है? तो तुम्हारे पास तो दोनों सर चॉइस थी, दोनों चॉइस थी, है ना। तुमने तो एटीसी चूज किया है। तो अगर एक जनरल, सर अगर मैं ये एक जनरल में पूछूं तो क्या आंसर होना चाहिए? सर ये पर्सनल चॉइस पर्सनल। पे डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट चाहिए। एटीसी के साथ एडवांटेज ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब है बट आपको सैलरी अच्छी मिल रही है। और वर्क भी तो बट ये वर्क भी तो प्राइवेट हाँ, के यस जैसा सर। है ना आपका? नहीं सर, फिर भी प्राइवेट के कंपैरिजन में काफी कम है सर। 6 ईयर्स की जॉब, 6 आवर्स की पर डे जॉब है। ओके। 3 डेज के बाद एक तरह से नाइट ऑफ, क्लियर ऑफ मिल जाता है। सेकंड चीज क्या है, आप जॉब में हो। और एटीसी जॉब के साथ एक एडवांटेज ये है सर कि आप, जैसे दूसरे जॉब में क्या होता है, कि आप घर भी जाते हो तो आपको ऑफिस का कुछ काम आ गया तो आपको करना पड़ेगा। ओके। जैसे ऑफिस की चीजें आप लेके घर जाते हो, इस जॉब में क्या है, आप जॉब पे हो तब तक आप रेस्पॉन्सिबल हो, जॉब से आप घर जाते हो तो व्हाट एवर हैपेंस आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ओके, होती है, ये आप घर अपना काम लेके नहीं ओके, जा रहे हो। ये एक बहुत अच्छा चीज़ बताया कि ऑफिस आएंगे तो काम होगा, ऑफिस से घर जाने के बाद हमारा कोई काम नहीं है। अभी जैसे हमारा, हाँ, कोई काम नहीं है। अभी हम यस अगर सर, हम अगर लाइक। हम अगर लीव पे भी रहते हैं तो मैसेजेस के हमें रिप्लाई करना है, बच्चों का डाउट आ गया यस रिप्लाई सर। करना है। तो मतलब ठीक है, मतलब यस ये सर। एक बहुत अच्छी भी चीज़ है। अच्छा, एक बच्चे ने ये पूछा है क्वेश्चन, ऊपर शायद चले गया, कि सर एमएनसीज में जॉब करने में ज़्यादा वर्क प्रेशर है कि एटीसी की जॉब में वर्क प्रेशर है? तो क्या लगता है, वर्क प्रेशर एमएनसीज में ज़्यादा है या एटीसी में ज़्यादा है? ऑब्वियसली सर, एमएनसी में। एमएनसीज में क्योंकि ना। प्राइवेट ये होता है ना कि प्राइवेट जॉब में अगर वो आपको 1 लाख सैलरी दे रहे हैं तो वो आपसे 5 लाख का काम कराएंगे। ओके, मतलब एमएनसीज पे डेफिनेटली वर्क प्रेशर तो होगा ही, वर्क तो करना ही होगा। सो मतलब हम वर्क एटीसी। ड्यूरेशन ज्यादा हाँ। होगा, वर्क प्रेशर ज्यादा होगी, जॉब सिक्योरिटी कंपेरेटिवली लेस होगी। लाइक वहाँ पे आपके इमीडिएट जो सीनियर्स हैं उनके हाथ में भी काफी कुछ होता है। मतलब आपकी परफॉर्मेंस एंड ऑल। हमारे में सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे में सबको सेम ही काम करना है। मीन्स अगर मैं चैनल पे हूँ तो माई सीनियर कैन नॉट टेल दैट कि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं कर रहा हूँ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं कर रहा हूँ। और सारे सीनियर्स हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन एमएनसी एंड ऑल में क्या होता है सर, आपको अपने बॉस, मतलब आपको अपने सीनियर के अंडर ही काम करना है। तो ये एक चीज आ जाती है। दूसरी बात है कि उसमें सर एमएनसी में मुझे लगता है कि बस ये है कि आप छुट्टी पे भी हो तो भी आपको कभी कभी काम करना पड़ जाता है। वर्क ड्यूरेशन ज्यादा होता है, अगर काम करना है तो करना ही है। बाकी
प्राइवेट जॉब के भी सर अपने बेनिफिट है ओके। ऑब्वियसली। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। एटीसी में ऐसा नहीं हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में कि आपकी सैलरी उस कंपेरेटिवली प्राइवेट की तरफ बढ़ेगी। एक ठीक। स्टेगनेशन तो आ ही जाता है सर, वो नहीं आता। ओके, सुबोध, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, रोटेशन शिफ्ट हमेशा रहता है तो ये टफ हो जाएगा, पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट नहीं होती है क्या? मतलब शिफ्ट नहीं ड्यूटी से रोटेशन क्या पर्सनल लाइफ में इफेक्ट सर, पड़ता है या ये बेटर है? सर मेरे ख्याल से रोटेशन जॉब मुझे ज्यादा बेटर लगता है सर। ओके। क्योंकि इसमें आपके पास टाइम है, लाइक जैसे मॉर्निंग ड्यूटी होती है 7 to 1, तो आप 7 o'clock गए, 1 o'clock आ गए, 6 hours के लिए गए। बाकी पूरा टाइम आप अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने वाइफ को, सबको, बच्चों को दे सकते हो। फिर आफ्टरनून में भी आप इवन सर, सबसे बेटर बात ये है कि एक्चुअली सारे जॉब में जो जनरल ड्यूटी होती है उसमें 9:30 to 6 जॉब होता है। तो आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क करना है, लाइक अपने बच्चों को स्कूल की फीस जमा करनी है, बैंक काम करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। इसमें आप हर दिन काम कर सकते हैं सर। लाइक मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून में कर लो, आफ्टरनून है मॉर्निंग में कर लो, नाइट है तो पूरा दिन कर लो। फिर अगले दिन नाइट ऑफ मिल ही रहा है, फिर कैरियर ऑफ भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे सर शिफ्ट जॉब बेटर लगता है, ओके क्योंकि मत इसमें टाइम काफी। ओके, मतलब ये मुझे भी इसका आइडिया है, तो शिफ्ट जिसके दिमाग में ये है कि ये शिफ्टिंग जॉब से प्रॉब्लम होती है क्या, तो मुझे लगता है कि नहीं होती, बल्कि इसके बेनिफिट ज़्यादा है, नुकसान कम है ना? तो हाँ, अगर आप फिक्स कर दें कि हाँ मुझे रोज़ 9 बजे ही जिम जाना है, उन लोगों को थोड़ा सा इशूज हो सकता है ना, कि आपको एवरी या उन हाँ उन लोगों को जिन्हें कुछ दूसरा एक्स्ट्रा काम करना है, किसी ने कोचिंग खोल लिया, किसी को कोचिंग पढ़ाना है रोज, तो आप हाँ ये सब काम एक्चुअली यहाँ पे नहीं कर सकते। बट हाँ, शिफ्ट ड्यूटी, ये हाँ ये हाँ, सर, बट ये शिफ्ट, हाँ डिसएडवांटेज है, हाँ, ये सब हम नहीं कर सकते नहीं हैं वैसे ये क्योंकि इलीगल है। हमारे वैसे टाइम नहीं वैसे भी ये इलीगल है कि आप ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं। और जिम तो आप दिन भर ओपन रहता है, आप कभी मॉर्निंग चले गए, आप कभी इवनिंग चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि है। शिफ्ट हाँ ड्यूटी से कोई नुकसान है, फायदे बहुत सारे हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शिफ्ट ड्यूटी से पर्सनल लाइफ में कोई इम्पैक्ट होता है, मुझे लगता है आपको बेनिफिट होगा। ठीक है हाँ, टाइम ज्यादा मिलता है सर पर्सनल लाइफ के लिए। है ना? तो ठीक है। और सुबोध, अगर हम नेक्स्ट में आते हैं, है ना? अ, एक बच्चा पूछा है, सर मेरा फाइनल डिग्री में सेकेंड डिवीजन है तो क्या जूनियर एग्जीक्यूटिव फॉलो करना है? क्या ये सेकेंड डिवीजन को अलाउ करते हैं ऐसा? ये तो यार आपको पढ़ना सर होगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि सेकेंड हाँ, डिवीजन को तो अलाउ नहीं एज करते पर होंगे। एडवर्ट 60% मांगते हैं सर, एडवर्टीजमेंट में 60% मांगा है बीटेक है में ना? ये तो या आपको बीएससी देखना में। पड़ेगा, है ना, डिटेल एग्जैक्टली कितना रिलैक्सेशन ये दे सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, मिनिमम 60% सिक्सटी मार्क्स आर परसेंट इक्वलेंट फॉर बैचलर डिग्री। ठीक है, तो आपका 60% मार्क्स तो होना चाहिए, है ना? से उससे कम है तो आप एलिजिबल वहाँ पे नहीं है। ठीक है। ठीक है सुबोध, और अगर आप कुछ बता सकते हैं कि अगर एटी, अच्छा अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं गर्ल्स के लिए, अगर मैं पूछता हूं, है ना, कि गर्ल्स के लिए यस ये सर। जॉब कैसी है, अगर हम इन जनरली दे पूछें आपसे, क्योंकि गर्ल्स भी बहुत सारी होंगी एटीसी, करेक्ट सर। है ना? तो क्या गर्ल्स के लिए भी ये जॉब एज इक्वलेंट टू बॉयज है, या गर्ल्स लोगों को हेक्टिक लगता है, या ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं सर, मतलब मेरे काफी सारे कलीग्स, एक्चुअली मदुरई में तो कोई लेडी कंट्रोलर नहीं है, बट अहमदाबाद में काफी सारे कंट्रोलर्स थे और ट्रेनिंग में भी काफी सारे थे। तो दे आर वर्किंग फाइन सर। यहाँ पे मतलब दे आर डूइंग क्वाइट वेल। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि मतलब बॉयज के लिए ये बेटर है या गर्ल्स के लिए। बट हाँ सर, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी इक्वल है, बिकॉज इफ दे आर रेटेड, तो यहाँ पे कोई मेल फीमेल नहीं होता है सर। इफ यू आर एटीसी देन ओनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, ओके। आइदर यू आर मेल और फीमेल। ओके, यहाँ जैसे पायलट हाँ, होते हैं मेल और सर फीमेल। नाइट ड्यूटी, हाँ, यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी उन्हें भी करना पड़ता है सर, लेकिन उनके लिए भी प्रॉपर रेस्ट रूम अलग बना हुआ होता है, उनमें भी ब्रेक मिलता है, सब कुछ मिलता है। मतलब यहाँ पे जॉब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना तो सैलरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ना तो कोई परफॉर्मेंस में डिस्क्रिमिनेशन है। एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल सर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब लेडी कंट्रोलर अच्छा कंट्रोल नहीं कर रही है, या दे आर एज इक्विवेलेंट एज बॉयज मेल कंट्रोलर ओके, सर। मतलब ऐसा कुछ किसी को, अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है तो उसको ऐसा सोचने की नीड नहीं है ना? तो गर्ल्स के लिए मुझे भी लगता है नहीं कि सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और एक अच्छी जॉब है। प्लांट से तो बेटर ही जॉब है, कि अगर कोई प्लांट में पोस्टेड है तो मुझे लगता है एटीसी की जॉब उससे तो बेटर है ना। आप एक अच्छे अपने हाँ, कंट्रोल रूम पे हैं, आप एटीसी टावर पे बैठे हुए हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बहुत हैंडसम जॉब है। और एक बच्चे, यस सर।
एक बच्चा ने पूछा है क्या सर एटीसी में आफ्टर 10 ईयर पोजीशन वाइज कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सो 10 ईयर के बाद अब कौन से स्केल तक कोई पहुँच सकता है? एक्चुअली सर आफ्टर 10 ईयर डेजिग्नेशन आपको कुछ भी मिल जाए, वर्क सर सेम ही होता है, करना कंट्रोलिंग ही है। मीन्स वेदर यू आर जूनियर एग्जीक्यूटिव और ज्वाइंट जनरल मैनेजर, यू हैव टू डू ओनली कंट्रोलिंग। सो देखिए एंड आफ्टर हाँ। यू कैन बिकम मैनेजर। एक्चुअली लास्ट कुछ फ्यू ईयर से प्रमोशन थोड़ा सा डिले हुआ है ड्यू टू मास रिक्रूटमेंट, ओके। बट आफ्टर यू कैन एक्सपेक्ट टू बी अ मैनेजर। ओके, मैं अगर ये पॉइंट पे आता हूँ, आप लोग के यहाँ जो प्रमोशन पॉलिसीज है ये क्या वैकेंसी बेस्ड है या जनरल टैलेंट बेस्ड है? वैकेंसी बेस्ड में जितनी नहीं भी सर, वैकेंसी खाली होंगी उतने ही लोग प्रमोट होंगे। यस सर, इट इज मीन्स अ प्योर वैकेंसी वैकेंसी बेस्ड। बेस्ड। एक्चुअली वैसे मैं आप हाँ सभी को बता दूं, जितने भी पीएसयूज हैं एक्सेप्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, भारत में जितने भी प्रमोशंस होते हैं सभी वैकेंसी बेस्ड होते हैं, है ना? अगर आपके ऊपर सीट्स खाली होंगी तो आपका प्रमोशन होगा, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट आपके होते रहेंगे, है ना? और जैसे ये तो मुझे लगता है कि टीसी का सुबह बहुत अच्छी चीज़ है कि वर्क सभी को सेम करना है, चाहे आप E1 हो, हाँ चाहे करेक्ट आप सर। E2 हो, चाहे आप E3 हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप जनरल मैनेजर हो। तो मुझे लगता है यहाँ प्रमोशन को लेके तो किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर है और बाकी हाँ लोग ये आपके अच्छी अंडर हैं। बात है सर। और जैसे आपने बोला कि सर यहाँ क्रेडिट सिस्टम है, मतलब कोई सैलरी अपनी क्वालिटी इन्हांस कर करके इम्प्रूव कर सकता है। सो सैलरी इंक्रीमेंट करने का आपके पास ऑप्शन भी है ना? और आप प्रमोशंस हो या ना हो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पीएसयूस हो गई फिर तो ये, है ना? जो एक महारत्न की जैसे सैलरी एक स्टूडेंट चाहे तो वहाँ बना सकता है। और मुझे हम्म। ये लगा- मुझे बेटर ये लगा सर कि फर्स्ट प्रमोशन अगर आपका नहीं भी होता है तो ये लोग स्केल दे देते हैं, लाइक E1 to E2 स्केल एग्जैक्टली 3 इयर्स के बाद। अगर थोड़ा डिले भी होता है तो बैक डेट से विद एरियर्स एंड ऑल ये देते हैं। मीन्स E2 इफेक्टिव आपका एग्जैक्ट 3 इयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग हो जाता है, लाइक 50 के बेसिक। ओके। सुबोध, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है सर वॉइस टेस्ट में क्या होता है आफ्टर, क्या रिटर्न के बाद क्या वॉइस टेस्ट होता है कुछ? हाँ यस सर करेक्ट। रिटन टेस्ट के बाद एक वॉइस टेस्ट होगा। उसमें सर एक्चुअली काफी कुछ नहीं होता है, वो एक आपको पैराग्राफ देंगे, वो पढ़ने के लिए बोलेंगे। वो आपको पैराग्राफ पढ़ के मतलब वो आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे, आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे हो या नहीं, आप बोल पा रहे हो या तो नहीं। क्या कोई वो रिजेक्ट? काफी हार्ड नहीं होता है, वो इजी होता है। और अब शायद न्यू प्रोसीजर में उन्होंने एक दो चीज और ऐड किया है। मैं मेरे टाइम में तो बस पैराग्राफ पढ़ना था, अब शायद उन्होंने एक दो ऑडियो या ऑडियो सुनने को बोलते हैं, उसके बाद कुछ बताने को बोलता है। मीन्स इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस इफ यू कैन रीड व्हाट इज रिटेन, इफ यू कैन लिसन प्रॉपरली। क्योंकि आपको प्रॉपर चैनल कंट्रोलिंग के टाइम प्रॉपर आपको लिसन करना पड़ता है कि पायलट ने क्या बोला है, आप ट्रांसमिट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो चेक करते हैं बस कि आप प्रॉपर आप बोल पा रहे हैं या नहीं। जैसे आप मान लीजिए बोल ही नहीं पा रहे हो, जैसे कुछ लोग बोल ही नहीं पाते हैं, तो उनको वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, मतलब एटलीस्ट तो इस बोलना तो आना चाहिए ना आपका, अगर किसी कम्युनिकेशन हाँ नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये तो टफ कॉल हो गया ना। तो क्या या कोई करेक्ट रिजेक्ट इफ हो? यू कैन स्पीक। तो क्या कोई रिजेक्ट होता है, ऐसा केस है? वेरी 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 फ्यू सर, 1 or 2% may रिजेक्टेड। तो वो रिजेक्ट हो गए जो बोल तो उन्हें क्या वो बाहर हो जाएंगे या नो, उन्हें तो उसे वो तो दूसरा? सर सेलेक्ट ओके, वो सेलेक्ट ही नहीं होंगे। सेलेक्शन। हाँ वो सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ये सिलेक्शन से पहले हो जाता है ना सर, ओके, तो मीन्स वो सेलेक्ट ही नहीं रिटर्न होंगे। टेस्ट के बाद आपका वॉइस टेस्ट होगा और एटलीस्ट आपको हाँ उसमें यस बोलना और सुनना तो प्रॉपर आना चाहिए। मतलब दे वांट टू चेक यस कि यस आपको करेक्ट। कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने हाँ ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है, तो उसे इतना तो आता ही होगा ना कि वो किसी बात कर सकता है, सुन सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन मैं सर। पूछना चाहता हूँ, क्या लैंग्वेज का यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है? इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती होंगी, तो क्या इंग्लिश आना अच्छे से मस्ट है? और दूसरा, आप जो पायलट से कम्युनिकेशन करते होंगे, क्या इसकी लैंग्वेज डिसाइडेड है, इंग्लिश या आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, या वो कभी हिंदी में आपसे कम्युनिकेट करते हैं? कुछ तो रूल होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीजीसीए का या इंटरनेशनल बॉडी का। एक्चुअली सर इंग्लिश आपको बेसिक इंग्लिश पता होनी चाहिए, इंग्लिश इज नॉट मस्ट बट बेसिक इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी ये 4 मांगते हैं, मतलब उसमें भी अलग अलग लेवल होता है, 4 वो चेक करते हैं, जो कि जनरली मिल भी जाता है लोगों को।
आपको और हमारा कन्वर्सेशन पायलट से जो होता है सर वो इंग्लिश में नहीं होता है, हमारा बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज है। ओके, मतलब कोई एक कोड, जैसे आप कोड बोल सकते हो एक बेसिक तरीके से। यस सर, यस सर, लाइक जैसे हमारा फिजियोलॉजी काफी स्टैंडर्ड होता है, मीन्स हर एक चीज के लिए फिजियोलॉजी है, हर एक चीज के लिए स्टैंडर्ड वर्ड है। हम ज, हमारे में ये रूल है कि अगर हम नहीं एकदम कुछ फिजियोलॉजी बोल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं कहीं, तो हम प्लेन इंग्लिश यूज कर सकते हैं, बट सारे कम्युनिकेशन से फिजियोलॉजी में होते हैं। ओ, और जैसे पायलट्स भी काफी सारे आते हैं जो इंडिया के नहीं होते, फॉरेनर पायलट्स आते हैं इंटरनेशनल में, जिनकी मदर टंग इंग्लिश ना हो, तो उन लोगों को भी इंग्लिश सर नहीं आता है अच्छे से। ओके, बट मतलब सुबोध हम ये या जैसे मान सकते हैं कि लैंग्वेज का कोई बार नहीं है यहाँ पे, मतलब आपको जो वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जो आपने जो हम्म, लैंग्वेज बोला बस वो उन्हें सीखना है, और मुझे लगता है तो कोई भी सीख जाएगा, क्योंकि हाँ। लिमिटेड लिमिटेड और वर्ड सेकंड, होंगे। हाँ, और सेकंड चीज, कोई ग्रेजुएटेड है या बीटेक किया है तो प्लेन इंग्लिश तो थोड़ी मतलब आनी ही चाहिए, थोड़ी सी तो आनी ही चाहिए कि यू कैन एटलीस्ट स्पीक। अब जैसे सर मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी मतलब जैसे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पायलट क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तो मैं जस्ट दो तीन वर्ड बताता हूँ। जैसे ए को हम लोग अल्फा बोलते हैं। जैसे कोई एबीसी एयरलाइन सपोज है, तो हम उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे अल्फा ब्रावो चार्ली, ए को अल्फा, बी को ब्रावो, सी को चार्ली, ओके। लाइक दैट। वे सब ए टू जेड, ए टू के लिए सर सबके लिए अलग वर्ड है, ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर एको, पी फॉर पापा। मीन्स हर एक वर्ड को सर हम ऐसे करके बुलाते हैं ताकि कोई कम्युनिकेशन फेलियर नहीं होता है। फिर हम लोग 1 2 3 4 5 ये नंबर तो सेम होते हैं, और फिजियोलॉजी भी सर एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का डिसाइड होता है। मीन्स पार्टिकुलर चीज के लिए हमें पार्टिकुलर वर्ड ही बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके वे बिकॉज मे बी क्या कहते हैं, बेसिकली मेरा भी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, मतलब मेरी इंग्लिश अच्छी है बट बहुत अच्छी मेरी भी नहीं है। ओके, तो सो ये बट इट क्लियर है कि मतलब लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आ ना है, लेकिन आप उतना सीख सकते हैं, मतलब किसी को लैंग्वेज को लेके टेंशन लेने की हाँ, नीड नहीं है। करेक्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। क्योंकि काफी लोग बट इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो सर सबको ही पता होता है, उतना तो आना ही चाहिए। ओके, कुछ बच्चों के क्वेश्चन है क्या, जैसे कि किसी को मायोपिया है, कोई चश्मा लगाता है, तो क्या इससे कोई एटीसी की जॉब में रिजेक्ट, मेडिकल, तो अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो क्या मेडिकल का कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड है, या एक बेसिक मेडिकल है आपके यहाँ? सर एक्चुअली मेडिकल क्लास 3 होता है हमारा। क्लास 3 मेडिकल, ओके। तो क्लास 3 में सर एक्चुअली मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि ग्लासेज एंड ऑल मतलब उसमें सर क्लास 3 मेडिकल कोई भी सर्च करेगा ठीक गूगल है, पर हाँ तो उसे मिल ठीक जाएगा है, तो क्या क्या आप लोग रिक्वायरमेंट गूगल चाहिए। पे सर्च कर लीजिए जिसको मेडिकल का इशू है। क्लास 3 मेडिकल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपने जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला, लेवल 4, लेवल करेक्ट। लेवल 4 प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मुझे लगता है गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक बेसिक उसका भी आइडिया हो जाएगा, है ना? हाँ, है और ना? उसमें क्या होता है ना सर, एक्चुअली प्रोफिशिएंसी उसमें मतलब इस बार के एडवर्टीजमेंट में मैं देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है कि अगर ट्रेनिंग के बाद आपको 4 की प्रोफिशिएंसी नहीं मिलती है तो आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। बट एक्चुअली 4 इजीली फोर मिल जाता है फोर सर तो इफ यू। इजीली है, मुझे 4 तो कोई भी ग्रेजुएट किया हुआ स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी होती है। हाँ, हाँ, अगर कोई बोलना ही नहीं जानता और डिग्री ले चुका है ग्रेजुएशंस की तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे सुबोध मैं हाँ, बता दूं, मैंने भी प्लेन उड़ाई हुई है ना, तो मुझे आइडिया अच्छा, है ना, ब्रावो चार्ली ये ओके सब सर, मैंने यूज किया है। तो मुझे तो ओके पंद्रह सर, दिन मुझे 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, और हम प्लेन मतलब ओके, हम अनमैन्ड उड़ाते थे, है ना? अच्छा, अनमैन्ड हाँ, अनमेट में तो, यूएवी। बट वो प्लेन ही होती थी, लेकिन प्रोटोकॉल पूरे सेम होते थे। तो एटीसी से हम लोग कांटेक्ट करते थे, तो मुझे तो मज़ा आता था, मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मतलब एक छोटा सा गेम है समझ लो। ठीक है। हाँ, इट हाँ इज अ टाइप ऑफ वीडियो गेम यू हाँ कैन से हाँ, सर। तो अब मतलब मुझे, थोड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग भी है। और लैंग्वेज का मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश में बात करना है। हम वो एक, मुझे तो ऐसा लगा हाँ, एक कोड है और हम कोड में बात कर रहे हैं बस। और वो कोड तो यस सर, हमने करेक्ट, अपनी इसकी अलग हाँ, लैंग्वेज है। कोड हमने 3-4 दिन में ही सीख लिया था। हम्म। और तो मुझे तो और फिर, यहाँ पर हाँ तो सर हमें प्रॉपर प्रॉपर ट्रेनिंग दी हाँ, जाती और है आप लोगों की तो हमारे ट्रेनिंग 9 मंथ बहुत की। बहुत बेटर पे वे पे होगी, है ना? तो बच्चों, मुझे हम्म, लगता है कि आपका शायद ये आंसर क्लियर होगा। अब कोई पूछा है हाइट मैटर्स, भाई हाइट क्या मैटर करेगी यार, आपको कंट्रोल हाँ, रूम एट पे बैठना है ना, तो हाइट का तो कोई इशू नहीं होगा कि हाँ, हाइट यस हाइट को सर, लेके भी कोई इशू है, नहीं ना?
सर, और इस बार तो सर इन्होंने कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी अलाउड किया, पहले ये अलाउड नहीं होते थे, पीएच ओके ओके लोगों को भी पीएच कुछ पी एरिया दे के ओके अलाउड पीएच किया है। कैटेगरी शायद यहाँ पे मेंशन है। ओके, यहाँ अगर मैं देखूँ, हाँ। यहाँ पीडब्ल्यूडी देखिए इंक्लूडेड है। इसका मतलब देखिए बेसिकली आपको ये समझना है कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, आपको बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, और डेफिनेटली आपकी आई ठीक होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तीन बेसिक चीज़ हैं। सो वो आपके मेडिकल में ये मेनली चीज़ चेक करेंगे, और यहाँ लिखा होगा पीडब्ल्यूडी में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है। इस नोटिफिकेशन पे जो बच्चों को ये कंसर्न है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आप सभी पढ़ लीजिए। और सुबोध, अगर मैं बात करूँ इसके एग्ज़ाम का, जैसे कि आपने एग्ज़ाम निकाला था, तो एक बच्चे को एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्जैक्टली तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपने भी सेम एग्ज़ाम दिया है। आप आपके समय अभी तो करेक्ट सर। अभी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आई थिंक मैथ्स फिजिक्स रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। सो क्या आप कुछ आइडिया दे सकते हैं, क्या आपने कुछ स्पेसिफिक तैयारी की थी, और कितने दिन की प्रिपरेशन में आपने ये निकाल लिया था? सो अगर आप बच्चों को गाइड कर सके तो। सर एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ सर। हाँ क्योंकि एक्चुअली इसमें 30 मार्क्स का, ये टोटल 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें टू पार्ट्स में होता है, फर्स्ट टेक्निकल और सेकंड नॉन टेक। तो फर्स्ट टेक्निकल में 30 मार्क्स मैथ्स आता है, 30 मार्क्स फिजिक्स आता है, और इनका स्टैंडर्ड अप टू +2 लेवल का ही होगा, ओके, मीन जो फिजिक्स एंड मैथ। ओके 12th लेवल का क्वेश्चंस होंगे। यस सर। एंड उसके बाद 30 मार्क्स का एफटी आता है। जैसे अभी लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो एफटी तो उनका वहां से कवर हो जाएगा। ओके 30 मार्क्स का एफटी आता है, 20 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड। ओके। सो मतलब कोई तो सर मैं, हाँ मैं सर सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैथ्स और फिजिक्स के लिए 60 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो इसके लिए तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा पहले एनसीईआरटी मैथ्स और फिजिक्स का कंप्लीट कर लें। एक्चुअली 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन होता है। और इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा, ऐसे लोग एडवर्ट मतलब सारे स्टूडेंट लोग एडवर्टीजमेंट एक बार पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे टाइम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओके। तो इफ यू नो द आंसर और डोंट नो द आंसर, जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ठीक है। अभी भी शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके और प्रिपरेशन के लिए सर 10th 11th और 12th का मैथ्स और फिजिक्स सबको पढ़ लेना चाहिए। एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी चाहिए। और बाकी फर्स्ट ईयर बीटेक में मैथ्स और फिजिक्स तो सबने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि उनका फिजिक्स अच्छा होता है और मैथ्स भी क्या कहता है उनका अच्छा होता है। बाकी मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा देख लें, और एप्टीट्यूड तो जस्ट ऐसे ही होता है जैसे गेट वगैरह में आता है। और एक एक मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ओके, 120 क्वेश्चन तो होते हैं। अगर मैं एक सिंपल पूछूं, एक बच्चे को इसकी प्रिपरेशंस करने के लिए मुझे लगता है ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी ने पहले से अच्छा पढ़ा, 1 मंथ, 1 to 2 मंथ वन टू इज मोर देन वन इनफ टू सर। टू मंथ इज सफिशिएंट, है ना। तो ठीक है, प्रिपरेशन के ऊपर एक कभी है सेपरेट, हाँ करेक्ट सर। कोई ना कोई टीचर और भी वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एग्जैक्टली आपको डिस्कस की जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, आपको एटीसी ज्वाइन करने के लिए एक फीलिंग क्रिएट कराना, है ना। आपको पिक्चर क्लियर रहे कि आप ज्वाइन करें या ना करें। सुबह जैसे एक बच्चे ने अब क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वीएलएसआई कंपनी जॉब वर्सेस एटीसी, तो देखिए ये तो पर्सनल चॉइस है ना, कि आपको क्या अच्छा लगता है। यस सर। और एक बच्चे ने पूछा, सर वाई आफ्टर एमटेक फ्रॉम आईआईटी आपने एटीसी क्यों ज्वाइन किया, आपने प्राइवेट जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो ये तो वैसे इसकी पर्सनल चॉइस है ना, फिर भी। ये पर्सनल चॉइस है। बट एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहता था, मैं प्राइवेट जॉब में जाना ही नहीं चाहता था। ओके। तो मैंने बीटेक कंप्लीट की, तो उस समय बीटेक कंप्लीट के बाद मेरे पास गेट था। तो एक्चुअली बीटेक मैं आईआईटी से करना चाहता था, बट 1 और 2 मार्क्स से मेरा आईआईटी क्वालिफाइड नहीं हुआ था। मुझे टीएच चाणक्य वगैरह के ऑप्शंस मिल रहे थे, तो मैंने नहीं लिया था। तो मैं एक बार आईआईटी जाना चाहता था, दैट्स वाई मैं आईआईटी गया। और क्या कहते हैं, एक्चुअली मैंने एटीसी की भी जब मैं बीटेक दे रहा था उस समय भी मैंने एटीसी का पेपर दिया था। तो इनफैक्ट मैं इंटरव्यू में गया, तो मतलब उस समय मैं बहुत डाउट में था कि मैं एमटेक कर रहा हूँ आईआईटी से, फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी एमटेक करने का। तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मेरे से ये रिफ्लेक्ट हो गया कि मैं एमटेक कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो उन्हें लगा कि माइट भी अगर ये सेलेक्टेड भी हो जाए तो मैं भी ज्वाइन ना करे। तो इसका भी असर हुआ कि फर्स्ट बार में अटेम्प्ट में मैं रिटेन मेरा निकला था, इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था। और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे खुशी हुई कि चलो मेरा एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से यही रिक्रूटमेंट आया तो मैं चला गया। और एक्चुअली प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे
एक्चुअली लोगों का माइंड सेट, मतलब मैं बिहार से हूँ, हमारे साइड लोग गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मीन्स प्राइवेट में इफ यू आर अर्निंग डबल देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर मोर प्रेजिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो मतलब और गवर्नमेंट में थोड़ा क्या है, आपके साथ थोड़ा सुकून है, मतलब जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, और मतलब सैलरी वाइज भी सैलरी इज गुड। तो मैं एटीसी को ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं प्राइवेट भी कर सकता था, बट मैं प्राइवेट में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं रहा स्टार्टिंग से। सो देखिए क्योंकि मेरा एम था मैं कुछ यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन करूँ, एक्चुअली मैं अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया। तो गवर्नमेंट जॉब में टाइम आपके पास काफी ज्यादा है, प्राइवेट में आपको टाइम नहीं मिलेगा किसी भी जॉब की प्रिपरेशन के लिए। सो शायद आपका आंसर क्लियर होगा। देखिए इनकी पहली इच्छा थी आईटी जाना, तो ये आईटी भी चले गए। इनकी दूसरी इच्छा थी गवर्नमेंट जॉब, तो इन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिल गया। मुझे लगता है सुबोध यू आर लकी कि तुम्हें दोनों चीज़ मिल गया, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आईआईटी जाने के बाद एटीसी पहुंचे होंगे। वैसे मैं बता दूं, आपके एक सीनियर और हैं जो एटीसी में है, और वो आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में ही क्विट करके वो चले गए। सो बहुत सारे लोग ओके। ऐसे ऐसे हैं जो एमटेक के बीच में चले जाते हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छा आपको एक बहुत अच्छी यस चीज़ सर, मिल गई कि आपका एमटेक इन भी दिस मैटर कंप्लीट हो आई गया। एम लकी सर। आपका एमटेक भी हो गया, यस सर, इन दिस मैटर आई एम लकी और सर। आप अभी गवर्नमेंट जॉब पे भी चले गए। यस सर। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि और एक सर वन मोर हम्म। थिंग आई वांट टू से, अगर आप एमटेक किए हैं तो ऐसा नहीं है, आपको बाद में भी बेनिफिट्स मिलता है। लाइक डीजीसीए में कुछ 6600 ग्रेड पे क्लास वन 6600 ग्रेड पे रिक्रूटमेंट आती है। यस तो यस। जिन एमटेक करने वालों को वो लोग 1 ईयर का रिलैक्सेशन दे देते हैं। लाइक लास्ट ईयर तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए एटीसी वालों के लिए 5 ईयर्स का एलिजिबिलिटी है, तो जिसने एमटेक किया उसको 4 ईयर्स के लिए एलिजिबल है। ओके मीन्स, तो कुछ लोग चले भी जाते हैं। ओके तो कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए। हाँ, डीजीसी एक्चुअली बेटर अपॉर्चुनिटी वहां भी सर डिपेंड्स, क्योंकि सैलरी वाइज तो एटीसी की बेटर होती है, बट कुछ लोग कोर गवर्नमेंट में जाना ओके चाहते हैं, वो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो ये भी चॉइस पे डिपेंड करता ओके है। हाँ, अपॉर्चुनिटी। ओके, मतलब हम डीजीसीए पे मूव कर सकते हैं और वो प्योर गवर्नमेंट जॉब है। सो ये हाँ, अगर वैकेंसी जाती है तो सर, हर ओके। साल नहीं हाँ आती वो है, तो कभी कभार हाँ आती है, जैसे लास्ट ईयर आई वो थी। लिमिटेड होती है। वैसे मैं भी आपको बता देता हूँ कि हम डेपुटेशन पे यस भी जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, ऐसे लॉट्स ऑफ पॉलिसीज हैं। तो अगर कोई यहाँ यस से सर। मूव करना चाहे कि प्योर गवर्नमेंट पे, तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। और सो वो एक दो क्वेश्चन यस और सर। लेते हैं हम बच्चों के, कि सर हाउ यस सर। अबाउट पोस्ट। एक बच्चे ने पूछा है क्या कोई बॉन्ड होता है ट्रेनिंग के बाद। हाँ, यस यस यस, 7 lakhs का बॉन्ड है। ट्रेनिंग के बाद आपको 3 years सर्व करना है, इसके लिए 7 lakhs का बॉन्ड है। ओके, हमारे टाइम में 5 years था, अभी 7 lakhs का। 7 lakhs फॉर 3 ईयर। इसका मतलब अगर आप 3 ईयर यस सर। तक छोड़ते हैं तो आपको 7 lakhs का पे करना होगा आफ्टर ट्रेनिंग सर। आफ्टर ट्रेनिंग। एक्चुअली ये भी बॉन्ड भी, या ये बॉन्ड भी इसलिए सर क्योंकि ट्रेनिंग में काफी पैसे ये खर्च करते हैं। ट्रेनिंग में आपको एक टीसीओ बनाने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं, कि आप उस लायक हो जाते हो कि आप कंट्रोलिंग कर सको, चीजें लर्न कर सको। इसी वजह से इन्होंने बॉन्ड रखा है। ओके, ये ज़रूरी भी है कि अगर वो ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर कोई भाग जा रहा है, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है बॉन्ड ज़्यादा भी होना चाहिए, है ना, कि एटलीस्ट हाँ, तो एटलीस्ट एक बच्चों को ये इतना तो ठीक है, पहले डिसाइड करना तो उन्हें आना चाहिए ना। कोई बच्चे तो नहीं, सब मैच्योर्ड है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम ट्रेनिंग भी यस कर यस। लिए और हम भाग भी जाएं। तो इसमें तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ हाँ। इंडिया का ह्यूज लॉस है। तो अगर हम किसी को डिसीजन लेना है तो वो पहले ले सकता है, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, सो दैट आप लोगों को बहुत सारी यस चीज़ें करेक्ट। पता रहे एटलीस्ट। पहले जब हमारे पास यूट्यूब नहीं था तो किसी को कुछ पता नहीं होता था, वो गूगल पे सर्च करते थे। लेकिन अभी एटलीस्ट लोगों को पिक्चर पहले से क्लियर है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। सो एक बच्चे ने और पूछा है क्या कुछ पोस्टिंग पॉलिसीज है क्या ट्रेनिंग के बाद, या रैंडम वो पोस्टिंग करेंगे। नहीं, एक्चुअली पोस्टिंग इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपनी ट्रांसफर पॉलिसी है, वो उसमें आप चेक कर सकते हैं। जनरली ये मेरिट बेस्ड होता है, और बाकी इसमें एक बहुत सारे रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन को जो लगता है वो करते हैं। ओके, वो वैसे उनकी पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज आप चेक कर सकते वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जॉब किया है। अगर आपका कंसर्न ये है पोस्टिंग को लेके, है ना, तो आप कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई पीएसयू ज्वाइन करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, है ना। तो अगर जिस दिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ ले आएंगे कि मेरी पोस्टिंग मेरे घर पे ही चाहिए, तो आपकी कभी पोस्टिंग आपके घर पे और नहीं होगी,
है ना। आप नहीं चाहेंगे तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये चाहने लग गए कि सिर्फ मेरी घर पे पोस्टिंग हो, है ना, तो आप कभी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जॉब आप ज्वाइन करने का मत सोचिए, क्योंकि ये रोटेशनल जॉब है ना। कभी कभी आप 10 साल 15 साल तक रुक भी सकते हैं, लेकिन आपको कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो आप ये चीज़ दिमाग से हमेशा निकाल के रखिए, है ना। आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी, आपको वहाँ फैसिलिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। आपको ट्रांसफ़र होगा तो आपको ट्रांसफ़र अलाउंसेस भी, लॉट्स ऑफ अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपको ये सब दिमाग में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सो लोकेशन अगर कंसर्न है तो आप एमएनसी ज्वाइन कीजिए सिर्फ, है ना, अगर लोकेशन यस कंसर्न है। सर, करेक्ट सर। हाँ हाँ, अगर लोकेशन, हाँ लोकेशन किसी को चाहिए हाँ, तो तो एमएनसी इज आप बेटर देन एमएनसी सिर्फ ज्वाइन कीजिए। बट ऐसा नहीं, एमएनसी में एक फिक्स लोकेशन होती है, बट मोस्ट ऑफ द विलेसाई कंपनी इंडिया पे लिमिटेड लोकेशन पे है, तो आपकी मोस्टली लोकेशन फिक्स होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी आप ज्वाइन करते हैं, कोई पीएसयू ज्वाइन करते हैं, तो दिमाग से इस चीज़ को हटा दीजिए। ये रखिए दिमाग में कि जहाँ भेजना है भेज दीजिए, हमें सिर्फ हमें सैलरी ज़्यादा दीजिए, है ना। और वैसे ये होता भी है सुबोध जनरली, जब मोस्टली ट्रांसफर होते हैं प्रमोशन के साथ होते हैं। मतलब मैंने ये चीज़ देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जब आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन होता है तो आपके ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और आप शायद रिक्वेस्ट करें तो ट्रांसफ़र रुक भी जाता है। कुछ ऐसा है। करेक्ट। कोई प्रमोशन अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, हाँ तो सो उसका, लाइक इन हाँ, बैंक्स आल्सो, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग प्रमोशन तो आपका देन ट्रांसफर रुक जाएगा, है ट्रांसफर। ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे या पीएसयूज में लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपके फेवर पे हर चीज़ें ट्रांसफर को लेके नहीं होता है। तो दिमाग से आपको ट्रांसफर को तो हटा के रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बच्चा पूछा है कि सर भाग जाए ट्रेनिंग से पहले, अगर भाग जाएंगे तो भाई ट्रेनिंग से पहले भाग जाएंगे तो आपको बॉन्ड साइन नहीं करना होगा, है ना। तो ये, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है ट्रेनिंग के बीच में ही बॉन्ड साइन करा लेते होंगे, ऐसा है क्या ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से पहले सर। ओके, ट्रेनिंग से नहीं पहले। सर, ट्रेनिंग से पहले। ओके मीन्स, ये जब डॉक्यूमेंट सबमिशन होता है, ओके दैट टाइम यू नीड बॉन्ड। ओके क्लियर ना। तो ट्रेनिंग के बाद बॉन्ड साइन नहीं होगा, ट्रेनिंग के पहले साइन होगा। और यस सर, करेक्ट। ट्रेनिंग से पहले ही बॉन्ड हो जाता है सही। एक बच्चा पूछ रहा है हाईएस्ट सैलरी कितनी मिलती होगी सर। भाई हाईएस्ट सैलरी आपके पूरे इंडिया में दैट इज 2.5 लैक्स, हाईएस्ट सैलरी, है ना। और उस पोस्ट में एक साल से ज़्यादा कोई नहीं रह सकता है, दैट इज ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके पहले जो पोस्ट होती है दैट इज 2,25,000, है ना। वो बेसिक होता है एक्चुअल पे। और मुझे लगता है कि एक एटीसी में भी जो एक अभी आपके जीएम लेवल पे होंगे, उनकी सैलरी भी सब मुझे लगता है 2.5 लैक्स कुछ बनती होगी, ग्रॉस तो सर ज्यादा ही बनता होगा। है ना। ग्रॉस इवन तो, हमारे में ग्रॉस तो मुझे लगता है 3 लैक्स क्रॉस हो ही जाता होगा। हाँ, ईडी ईडी लेवल तक सर हमारे में जाते हैं ना ईडी। इवन मेंबर्स की और ज्यादा होती है। ठीक है, तो कुछ लोग मेंबर्स भी बन जाते हैं, सैलरी का, वेरी क्लियर। सैलरी का इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। इतनी अमाउंट मिलेगी, एक हैंडसम अमाउंट हम जिसे बोल सकते हैं, हाँ, ठीक है। बट प्राइवेट से सर कंसिडर नहीं कर लाइक प्राइवेट में किसी का 45 लैक्स पैकेज है एंड ऑल, तो उससे कोई कंपेयर कर रहा है, देन वी कैन नॉट कंपेयर सर। है ना। एक बच्चा पूछ रहा है क्या घर मिलता है रहने के लिए, ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन है। भाई घर मिलेगा ना, जहाँ कॉलोनी होगी, नहीं मिलेगा तो एचआरए का पैसा मिलेगा। हाँ, जहाँ पे जहाँ पे क्वार्टर्स अवेलेबल है वहाँ क्वार्टर्स मिलेगा। अगर क्वार्टर्स नहीं, अवेलेबल नहीं है तो ए, एचआरए ए, मुंबई एंड ऑल अकोमोडेशन भी ले सकते हो, लाइक इन बैंक्स। है ना। तो आपको एचआरए का पैसा मिल जाएगा, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको पैसे भी मिल जाएंगे या घर मिल जाएंगे, दोनों में एक चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। और ये मैंने कुछ वीडियोस पे डिटेल पे बताया भी है ना, आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक एटीसी का आपको एक बेसिक आइडिया हुआ होगा कि वहाँ ट्रेनिंग का क्या सिस्टम है, लोकेशन का क्या सिस्टम है, पोस्टिंग का क्या सिस्टम है, स्ट्रेस का क्या सिस्टम है, एक्स्ट्रा अलावेंसेस के क्या सिस्टम है, और है ना, कि आपको एटीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। बट अगर, मुझे भी बहुत ज़्यादा एटीसी के बारे में नहीं पता था अभी तक, है ना, लेकिन मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिनको मुझे देख के लगता है कि किसी ने जॉब क्विट नहीं किया। आपने तो अभी 5 ईयर पहले ज्वाइन किया है, मेरे बैचमेट 2009 पे ज्वाइन किए थे अप्रॉक्सीमेट 6-7 स्टूडेंट। सो 6-7 लोगों में से किसी ने भी एटीसी की जॉब क्विट नहीं की, जबकि एवरीबडी आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, मतलब वो कुछ भी करने के लिए कैपेबल थे, लेकिन उन्होंने जॉब अपनी नहीं छोड़ी। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कुछ एटीसी पे भी है। सो किसी ने जॉब क्विट नहीं की, इसका मतलब है दे आर वेरी हैप्पी, है ना। और मेरी कभी बात होती है तो वो सभी खुश हैं। सो कहीं ना कहीं जो एक मार्केट में ट्रेंड है कि एटीसी की जॉब स्ट्रेसफुल होती है ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, है ना। और टाइम भी आपके पास है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एटीसी की जॉब एक अच्छी जॉब है। इलेक्ट्रॉनिक्स से तो मुझे लगता है बेटर ही है कहीं ना कहीं पे, जिन बच्चों जिन्हें थोड़ा सा एक्टिव रहने की आदत है।
और जिन्हें थोड़ा सा टीम वर्क की आदत है। इसमें टीम वर्क मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एटीसी के लिए। क्यों सुबोध, राइट ना? यस सर, टीम वर्क इज वेरी हाँ, और इंपॉर्टेंट। अगर किसी को, हाँ करेक्ट हाँ सर। ना, तो मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को ये सोचने का मौका मिले, किसी का दोनों चॉइस हो कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊँ कि एटीसी में जाऊँ, सो अगर आपको लगता है कि आप मिलजुल के काम कर सकते हैं टीम वर्क में, तो आप एटीसी को प्रीफर करिए। आपको लगता है कि नहीं सर बहुत ज़्यादा टीम वर्क मेरे से नहीं हो पाता है, मैं इंडिविजुअल बहुत अच्छा आउटपुट दे देता हूँ, है ना, तो आप उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रीफर कीजिए। सुवर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एटीसी वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एटीसी में स्विच कर सकता है? क्या ये अपॉर्चुनिटीज है या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है? नहीं सर, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्चुअली। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जा रहे हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम से आप जा सकते हो, बट ऐसे एग्जीक्यूटिव में सर आप नहीं जा सकते हो, एटीसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एटीसी में ओके, नहीं है मतलब ऐसी कोई उन्हें वापस अपॉर्चुनिटी। डिपार्टमेंट एग्जाम देके ही उन्हें स्विच करना होगा, है ना? हाँ मतलब ऐसे डिपार्टमेंट, इंटरनली ऐसा ऐसा कोई डिपार्टमेंट। सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक करेक्ट। बच्चा ये बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहा है, दे आर अलाउ हायर स्टडीज लाइक एम टेक आफ्टर सम ईयर ऑफ सर्विसेज, क्या ऐसा कुछ है? नो नीट, नो। नीट तो है ही नहीं नहीं। यार, आप एम टेक करके करेंगे क्या? आप एम टेक करके अगर एटीसी में ही जॉब करना है, तो वो एम टेक आपका कोई एटीसी में तो बेनिफिट नहीं देने वाला है, तो वो मेरे ख्याल से अलाउ करना भी करेक्ट नहीं सर। चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप एजुकेशन लीव नहीं करते। लीजिए, आप एजुकेशन लीव लीजिए, और वैसे एजुकेशन लीव इतनी आसानी से मिलती नहीं है, बट आप एजुकेशन लीव के लिए अप्लाई करिए, उसके बाद आप जा सकते हैं, बट आपको डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा, है ना? जैसे लीव होती है तो एजुकेशन लीव आप लेके जा सकते हैं, बट एजुकेशन लीव बहुत रेयर केस में इंडिया पे अप्रूव होती है, ठीक है? हाँ, बट फिर भी आप कोशिश करेंगे तो शायद आपको एजुकेशन लीव मिल जाएगी। लेकिन एमटेक का क्या बेनिफिट होगा एटीसी जॉब में? कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्या कुछ बेनिफिट होगा नो बेनिफिट। कि अगर कोई, जैसे आपने एमटेक कम्युनिकेशन पे किया है, तो क्या आपको लगता है कि उसका बहुत बेनिफिट आपको मिल रहा है? फिर भी कम्युनिकेशन नो का तो सर। थोड़ा थोड़ा बहुत तो चलो कम्युनिकेशन का यूज भी है, फिर भी आपको लगता है कि आपके एटीसी काम पे उस कम्युनिकेशन का बेनिफिट है? नहीं सर, एटीसी काम में एमटेक का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता। ठीक है ना, तो एटीसी इज सेपरेट, टोटली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको अपने फील्ड पे ही आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, राइट ना? करेक्ट सर। है ना? एक बच्चा बार बार पूछ रहा है क्या सर बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं, आप ये पढ़िए ना, ठीक है? बीएससी एलिजिबल है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना? फुल टाइम बैचलर डिग्री आप 3 ईयर बीएससी, अगर आप फिजिक्स में हैं और मैथमेटिक्स में है ना? अब यहाँ पे एक क्वेरीज है एक बच्चे की, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, क्या वो एलिजिबल है? तो यार इसके लिए ना आपको मेल करना होगा, और आई प्रॉमिस यू आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ना मोस्ट ऑफ जगह मेंशन नहीं होता है, तो जहां जहां बीएससी फिजिक्स मेंशन है वहां बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, मुझे लगता है एक बच्चा, देखिए अब मैं थोड़ा सा आईटी का क्वेश्चन पूछ लूँ, टाइम है आपके पास या कंटिन्यू कर सकते हैं 10 मिनट और? हाँ यस सर, करेक्ट है ना, कर चलिए। सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आईटी, इन्होंने आईटी बीएचयू से एमटेक किया है तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना? ओके सर। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आईटी बीएचयू में डिजिटल, आप आईटी बीएचयू की अगर मैं बात करूं तो वहाँ एक माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, एक डिजिटल है, और आप एक कम्युनिकेशन है, एक आरएफ एंड माइक्रोवेव है, तो मेजर आई थिंक करेक्ट सर। ये फोर ब्रांचेस मेजर है, और कोई ब्रांचेस है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में यही 4 ब्रांच है। तो अगर मैं ये प्लेसमेंट की बात करूं, वहाँ कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो आपके समय अभी तो और बेटर हो चुकी होंगी डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी, है ना? तो करेक्ट। क्या लगता है कि एक बच्चे को बीएचयू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? वहाँ कंपनीज की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कंपनी अपॉर्चुनिटीज गुड, मीन्स सारी कंपनी तो आती है, अगर इफ यू हैव टैलेंट, अगर आप प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, तो आप प्लेसमेंट ले लोगे। हमारे में काफी कुछ लोग क्वालकॉम में गए थे, कुछ लोग मटेरियल साइंस में गए थे। इनफैक्ट मैं भी क्वालकॉम के लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में, मतलब मेरा रिटेन हो गया था, 2 राउंड इंटरव्यू हो गया था, थर्ड राउंड में मेरे को नहीं लिया क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में था। उनको कोर वीएलएसआई का ही बंदा चाहिए था जिस उस समय कि जिसको कोडिंग आती हो, मुझे वीएलएसआई की कोडिंग नहीं आती थी। तो बाकी कम्युनिकेशन में कुछ लोगों का जियो में प्लेसमेंट हुआ है, कुछ लोगों का एकेडमिक में ये प्लेसमेंट हुआ है। तो प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है। और प्लस वन गुड थिंग इज दैट जो भी कंपनी आ रही है जो बीटेक वालों को अलाउ कर रही है, वो एमटेक वालों को भी अलाउ कर रही है। इनफैक्ट एमटेक वालों को बीटेक वालों से ज्यादा सैलरी दे रही है। तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो तो आपको प्लेसमेंट हो जाएगा। वो अगर आप हमारे बैच में ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड थे, तो जो प्राइवेट ओरिएंटेड थे उनका प्लेसमेंट हो गया।
ओके, सो इसका मतलब ठीक है, आपके समय तो थोड़ी सी सिचुएशन टफ भी थी। अभी वैसे बीएचयू की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। अगर मैं आपके समय का हाँ। पूछूं, यस सर। वीएलएसआई सबसे बेटर प्लेसमेंट किस ब्रांच में होता था? वीएलएसआई वीएलएसआई से हुआ था सर, क्वालकॉम में 16 lakhs का पैकेज गया था उस समय, ओके, 5 years तक। अभी तो क्वालकॉम 33 का मिनिमम, मतलब चीज़ें डबल हो चुकी हैं। तो अभी तो चीज़ें सब यस सर। डबल हो चुकी हैं। सो अगर किसी बच्चे को बीएचयू मिल रहा है, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, तो क्या वो वहाँ जाके अच्छा प्लेसमेंट ले सकता है, या अपॉर्चुनिटीज है उसके पास? यस सर, अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आईआईटीज में। और इस बार तो सर बीएचयू की रैंकिंग मैंने देखा है कुछ काफी अच्छी आई है, कुछ ऑल ओवर वर्ल्ड में भी रैंकिंग आई है कुछ। ओके। तो सर दे कैन डू, दे हैव एम्पल ऑफ टाइम। वो अगर जॉब की भी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम है, क्योंकि क्लासेस काफी कम होती है। बाकी आईआईटीज के तो सर सारी अपॉर्चुनिटी लैब आपके पास है। मीन्स 24 hours आप लैब यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। तो फैसिलिटीज के नाम पे सर सब कुछ है। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अगर करना चाहे तो कर सकता है सर। ठीक है, तो जिनको बीएचयू, मुझे भी लगता है कि आप बीएचयू में ले सकते हैं, अगर आपको कोई दूसरे और अच्छे आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं तो। और वहाँ अपॉर्चुनिटीज होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फाइट तो करना होगा। बट सुबह कंपनीज विजिट हाँ करती हैं, जैसे फाइट। जैसे आपके समय भी सब अच्छी अच्छी कंपनीज विजिट की थी, क्वालकॉम विजिट की थी, है ना? तो करेक्ट सर। आपको कंपनीज तो मिलेंगी। इंटेल भी की थी। इंटेल भी की थी, तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए। तो अगर किसी को बीएचयू में हाँ और कुछ अगर मैं ये पूछूं कि बीएचयू में सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद सेकंड नंबर पे? डिजिटल या कम्युनिकेशन, ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सर। और उस लास्ट में हम माइक्रोवेव पे जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये लास्ट में पूछता है, माइक्रोवेव। वहाँ जो इलेक्ट्रिकल के ब्रांचेस हैं, क्या उनमें प्लेसमेंट है, या इलेक्ट्रिकल में स्ट्रगल करना होगा? इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में सर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेसमेंट वहाँ का बेटर है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल का भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर क्या ब्रांच है सर मुझे एग्जैक्टली हाँ। याद नहीं है, अब क्योंकि मैंने पहले इलेक्ट्रिकल में अभी सभी पावर हो चुकी है, मतलब अभी सबका नाम पावर है। सो क्या अच्छा। पावर में, तो मतलब सर आपके समय प्लेसमेंट था? नहीं, कंपेरेटिवली लेस था, बट कुछ लोगों का शायद हुआ था सर, मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ। बट ओके, कुछ लोगों का शायद हुआ। है ना? ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर कैसे प्रिपरेशंस करना है। और ठीक है, तो इसके रिसेंटली जितने भी चेंजेस हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हम लेके आएंगे, है ना? सुबोध ने करेक्ट। आपको एक आइडिया दे दिया कि कितने दिन में हम प्रिपरेशंस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने निकाला है। और इन्होंने बोला कि इन्होंने कोई अलग से तैयारी नहीं की थी उसकी, क्योंकि शायद आपका तो एमटेक फाइनल सेमेस्टर भी, उस समय आपका एमटेक के सेमेस्टर के भी एग्जाम रहे होंगे जिस समय आपने हाँ दिया। यस सर। शायद उस समय आप अपने सेमेस्टर में भी बिजी होंगे। सो आपने और बीटेक में भी सर, जब मैंने बीटेक में भी जब मैंने क्वालिफाई, मेरा रिटेन तो हर बार क्वालिफाई था। ओके। बीटेक में भी जब मैंने किया तो मैं ऑलमोस्ट ये था, ऑलमोस्ट बीटेक का एग्जाम दिया था और जस्ट कुछ दिनों के बाद इसका एग्जाम था। तो और उस समय भी उस मैं समय, बीटेक के लिए ज्यादा। ओके, तो मतलब आपने अलग से कोई रिटर्न के लिए बहुत स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, है ना? मतलब लेकिन आपने ट्वेल्थ के यस सर। लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करके रखी थी, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको हाँ वहाँ पे मिला होगा। हाँ। यस सर, और एक्चुअली मैंने सर नवोदय में, मैं नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, तो नवोदय के लिए सर मैंने काफी उस समय पढ़ाई की थी। तो वहाँ का एफटी वगैरह सारा मेरा अभी काम आ गया, क्योंकि गेट में भी वही काम आया था। और गेट में सर, गेट में आप लोगों के पास सर मैंने कोचिंग की थी, तो वहां से भी माइक्रो ये जो भी फिजिक्स के और मैथ्स के थे तो वो भी काम आया सर मेरे। सुबोध, एक क्वेश्चन एक बच्चे का, कि वो एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करके रखा है, और मैं वो एटीसी ओके। जब फॉर्म फिल करेगा, तो क्या उसको मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से प्राइवेट जॉब के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप गवर्नमेंट या पीएसयू में तो आपको एनओसी चाहिए। है ना? आपको, प्राइवेट है हाँ, तो। प्राइवेट के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपकी पर्सनल चॉइस है। आप मेंशन करें या ना करें, है ना? बट कोई एनओसी की रिक्वायरमेंट आपको नहीं यस होगी। करेक्ट। ठीक है। ठीक है सुबोध, तो मुझे लगता है कि हमने मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो क्वेरीज हैं, है ना, इसके आंसर दे दिए हैं। और कुछ बच्चों के बीएचयू के क्वेश्चन भी थे कि सर बीएचयू में डिजिटल लेना है कि एनआईटी वारंगल चले जाएं। तो क्या आप कुछ बोल सकते हैं कि एक बच्चे को बीएचयू में डिजिटल मिल रहा है, और अच्छा आप यहाँ पे लोग। और उसे हाँ यस सर। उसे वारंगल में ब्रांच मिल रही है, तो क्या उसको आईआईटी प्रेफर करना चाहिए या वारंगल जाना चाहिए? सर इट डिपेंड्स कि एनआईटी वारंगल में उसे कौन सी ब्रांच मिल रही है और बीएचयू में कौन सी ब्रांच मिल रही है।
अगर एनआईटी वारंगल में कोई बेटर ब्रांच मिल रहा है लाइक वीएलएसआई और बीएचयू में अगर ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो एनआईटी वारंगल से लिया जा नहीं, सकता है। बीएचयू का डिजिटल तो अदरवाइज बीएच आईआईटी, बीएचयू में डिजिटल तो मुझे हाँ लगता है विलेसाई के इक्विवेलेंट डिजिटल ही तो है। अच्छा, एक हाँ इक्विवेलेंट ही है सर। इक्विवेलेंट ही है। अब बट किसी हाँ। को पार्टिकुलर वीएलएसआई हाँ, चाहिए नाम तो अगर, हाँ तो वो अगर चूज कर आईआईटी का सकते हैं। टैग चाहिए तब तो फिर बीएचयू ही अच्छा है, क्योंकि आईआईटी का आपको टैग मिल जाता है, यू कैन से लाइफ टाइम दैट आई एम एन आईआईटीएन। हम्म। ठीक है, तो बहुत सारे मुझे लगता है बच्चे आप लोग लेट में ज्वाइन किए हैं, कितने आवर की जॉब होती है ये सब ऑलरेडी सुबोध ने बता दिया है। तो ओवरऑल अगर मेरा कंक्लूजन अगर आप मुझसे पूछें, है ना, ठीक है, कि एक स्टूडेंट को एटीसी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा भी प्यार है आपको पीएसयू के साइड थोड़ा भी आपका डाइवर्जन है, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को एटलीस्ट प्रिपरेशंस तो करनी चाहिए। आप एग्ज़ाम दीजिए, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप सभी, क्योंकि 400 पोस्ट है, ठीक है, और स्पेशली देखिए ओबीसी की भी बहुत सारी पोस्ट है, 103 पोस्ट है, अनरिजर्व 163 है, ईडब्ल्यूएस 40 है, लेकिन ओबीसी देखिए बहुत ज़्यादा है, तो ओबीसी लोगों को मुझे लगता है बहुत बेनिफिट होगा। एससी की भी 59 पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी की तो बहुत कम ही पोस्ट है। सो पोस्ट बहुत सारी हैं आपके पास। तो जितने स्टूडेंट भी इस यहाँ पे लाई करते हैं, जो भी आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और जितने भी बीएससी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप सभी को एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। और एटलीस्ट आपको 1 मंथ या 45 डे या आप 60 डे की प्रिपरेशन का एक प्लान रखिए, है ना। हम प्रिपरेशन कैसे करना है इसका प्लान कोई ना कोई टीचर डेफिनेटली आपके लिए लेके आएगा, है ना। आप हमारे चैनल को सभी लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए। आपको एक डिटेल प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट होगी तो शायद आपको टेस्ट सीरीज भी दे कैन प्रोवाइड यू, तो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, और किसी के क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पेंडिंग होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए एटीसी, प्रिपरेशन भी कीजिए। सुबह एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, लास्ट ईयर ना कुछ एटीसी के रिक्रूटमेंट पे मीन्स क्वेश्चन के पैटर्न या कुछ लोगों के जैसे नहीं आए थे, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, है ना। मैंने किसी इंस्टीट्यूट में देखा था, एक्चुअल में किसी इंस्टीट्यूट ने प्रिपरेशन कराई होगी और उन्होंने जैसा पढ़ाया होगा, पेपर उससे एकदम अलग आ गया होगा। तो बच्चे वहाँ पे कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि पेपर बहुत गंदा आ गया, पेपर बहुत बेकार आ गया, है ना। सो अगर एक जनरल अगर मैं पूछूं आपसे इसकी प्रिपरेशन के लिए, इसकी प्रिपरेशन अगर किसी बच्चे को करना है, सो उसे किस लेवल की एक्चुअली स्टडी करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ इंजीनियर भी सर हैं और बीएससी फिजिक्स मैथ्स वाले भी हैं और 12th लेवल भी हो गया, तो एक को मैं अगर एक सिंपल वे पे पूछूं, 12th लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बीएससी लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या इंजीनियरिंग लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सर 12th लेवल का। मतलब लेवल 12 तक ही उन्हें मेंटेन करना चाहिए, मतलब हाँ अगर एक दो क्वेश्चन सर मतलब मे भी आ सकता है, तो ऐसे भी मतलब जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में मैथ्स जो पढ़ा है लोगों ने वो देख ले तो मेरे को लगता है मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी 11th 12th के मैथ्स से मिलता है। ओके, मतलब अगर हम इन जनरली बात करें तो बीएससी वाले और इंजीनियरिंग वाले का फर्स्ट ईयर तो एक जैसा ही रहता है, वो भी मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, और 12th में भी आप पढ़ें, तो मतलब हम ये कह सकते हैं 12th तक आपकी प्रिपरेशन कीजिए और अपने फर्स्ट ईयर के प्रिपरेशन को साथ में रख लीजिए। अगर आपकी इतनी प्रिपरेशन है तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों तैयारी तो करनी चाहिए, है ना। एटीसी बनिए। एटीसी क्या, अच्छा अगर मैं पूछूं कहीं आप मार्केट में बोलते हैं, आपसे लोग पूछते होंगे कि आप क्या करते हैं, तो आप कहीं अगर ये बताते हैं कि आई एम एटीसी ऑफिसर, तो क्या लोगों का रिएक्शन रहता है, मतलब, और आपको क्या फील होता है, क्या प्राउड फील होता है किसी को बताते समय, और लोगों का क्या आपको वो रिस्पॉन्स मिलता है, या जस्ट आप नेग्लेक्ट कर देते हैं इन चीज़ों को। सर एक्चुअली लोगों को पहले तो मैं बताता हूँ कि एयरपोर्ट में एटीसी हूँ, तो एक्चुअली एयरपोर्ट के नाम से ही लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट कुछ वीआईपी चीज है, तो मतलब काफी अच्छी जॉब होगी एयरपोर्ट के नाम से। और दूसरा एटीसी, वो लोग सर एक्चुअली एटीसी समझ नहीं हाँ पाते, फिर उन्हें हाँ। समझाना पड़ता है कि एयर ट्रैफिक क्या होता है। फिर वो लोग कोई एटीसी टावर विजिट करता है तो टावर देख के ही कहता है कि फ्लाइट देख रहे हैं, फ्लाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि नहीं काफी अच्छी जॉब है, काफी बड़ी पोस्ट है। इवन हम लोग पायलट से भी बात करते हैं, पायलट की सैलरी तो काफी हैंडसम होती है, तो वो लोग भी हमें हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं, मतलब एयरलाइंस वाले भी हमें रेस्पेक्ट देते हैं,
ये क्या कहते हैं, और पायलट लोग तो हमेशा हमें सर करके बात करेंगे। इवन मतलब म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है, बट रेस्पेक्ट तो मिलती है सर। ओके। और वैसे अब जितनी मूवीज आ रही हैं, अब धीरे धीरे मूवीज में भी एटीसी थोड़ा सा प्रमोट होते जा रहा है ना? तो मूवीज में भी करेक्ट सर, लोगों को इधर देख के साउथ। जैसे कि मैंने मुझे एक मुझे तो ज़्यादा याद नहीं रहता है, बट एक बेबी मूवी का सीन मुझे याद है। एक फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, है ना? तो ये शायद अक्षय कुमार की मूवी है। सो वहाँ पे उसके कंट्रोल पे रहता है लास्ट इंस्ट्रक्शन, कि फ्लाइट को टेक ऑफ करने देना है कि नहीं देना है। और अभी बहुत सारी जितनी आपकी टेररिस्ट से रिलेटेड मूवीज़ है, बहुत सारी मूवीज़ में अब एटीसी को दिखाया जाता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आगे 2 4 5 साल तक एटीसी, मुझे लगता है इंडिया में सब जानने तो लग जाएंगे। और हर हाँ। स्टेट में एयरपोर्ट नंबर आप बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एटीसी ऑफिसर आप आगे बोलेंगे कि आई एम एटीसी ऑफिसर, तो लोग एटलीस्ट जान जाएंगे, और यस एक सर। रिस्पेक्ट तो मिलेगा। सो धीरे धीरे ये चीज़ तो मुझे लगता है कि अच्छी होगी। मतलब कुछ जॉब में ऐसा होता है कि आप नीचे जाते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सुबोध, बच्चों के और तो क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास। ठीक है। और अगर आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें बच्चों को तो बोल सकते हैं, मतलब कि सर ज्वाइन इफ यू करिए। वांट आई कैन हाँ, शो यू। राइट नाउ मैं ऑफिस में ही हूँ सर। इफ यू वांट आई कैन शो यू एटीसी व्यू सर। दिखा एटीसी टावर व्यूज दिखा दो थोड़ा बहुत, फ्रॉम अगर इनसाइड। दिखा सकते हैं तो। ओके सर। ओके सर, जस्ट वेट मिनट, 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टावर। तो बच्चों चलो थोड़ा सा व्यू करा देते हैं आपको, है ना? ये एयरपोर्ट अभी है मदुरई एयरपोर्ट। तो शायद आपको नाइट का टाइम है, बट फिर भी अगर आपको कुछ टावर अगर आपको दिख अभी जाए। 1 मिनट सर। सुबोध, ये हाइट आप कितनी हाइट पे बैठे होते हैं? सर एक्चुअली ये डिपेंड करता है, ये लोकेशन। डिपेंड करता है एयरपोर्ट टू लोकेशन। एयरपोर्ट। लाइक ओके। मुंबई और दिल्ली का टावर काफी बड़ा है सर। ओके। कुछ बच्चों को एसी देख के, मतलब ऑफिस देख के भी ज्वाइन करने का हाँ, मन एक कर रहा होगा बैक अभी। कैमरा का मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर। मुझे बैक कैमरा का एक्चुअली नहीं, ऑप्शन नहीं मिल ठीक रहा है, है। आप फ्रंट से ही घुमा दो तो बच्चों को दिख ये जाए। जैसे एक मदुरई का है। ये आप, यहाँ पे जैसे। ये टावर है आपका। यस यस सर। ये तो लाइक फ्लाइट ये सर, तो यू कैन सी आउटसाइड। हाँ, ये तो एक फ्लाइट है समझ लीजिए। आउटसाइड ऑफ विंडो एक फ्लाइट वहां पे पार्क है, एक फ्लाइट स्पाइस जेट यहाँ पे पार्क है, ये दुबई, ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। ओके। और ये सर अंदर का मैं एक बार सर दिखा देता हूँ राउंड करके। ये पोजीशन है, लाइक यहाँ से हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। यहाँ पे पायलट कम्युनिकेशन होता है, ये VHF फ्रीक्वेंसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है जो कि अभी ऑफ है। यहाँ पे ये मेटा रिपोर्ट सारी आती है, वेदर रिपोर्ट। और ये ATC टावर का व्यू ऐसा होता है कि यहाँ से आप सब कुछ सब देख कुछ देख सकते हो। सकते हैं। यहाँ से रनवे दिख जाता है, फ्लाइट दिख जाती है। और फिर ये हमारा डिफरेंट एक दो तीन इधर भी पोजीशन है, ये सिस्टम है टावर का। और रात में जैसे लाइट नहीं होती है, तो सब कुछ लाइट से होता है। ये हमारा पूरा लाइट का सिस्टम है, यहाँ से रनवे लाइट ऑन हो जाता है। ये अलग अलग पोजीशंस की लाइट है, सारी लाइट कंट्रोलिंग यहाँ से होती है। ओके, ये सब भी ओके। सारी स्विच, क्योंकि रात में हाँ। लाइट नहीं होती है तो सब कुछ ये लाइट के थ्रू ही होता है। ओके। और फिर ये, और हाँ, एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। यहाँ घड़ी में आप लोग टाइम देख रहे होंगे, दो घड़ी लगी है। एक में 1712 है, एक में 520। तो एक्चुअली हमारा कंट्रोलिंग जो होता है वो यूनिवर्सल टाइम कंट्रोलिंग है। मतलब पूरे वर्ल्ड का एक ओके। ही टाइम होता है, ओके। यूनिवर्सल टाइम। ओके, सो आप वर्ल्ड और वर्ल्ड क्लॉक में चलते हैं हम वहाँ पे। यस सर। और दोनों वॉच यहाँ पे लगी है, लेकिन हमारा सारा कंट्रोलिंग UTC में ही होता है सर। लाइक अभी 1713 हो रहा है UTC में यहाँ पर। ओके, सो मुझे लगता है ऑफिस भी एक बहुत अच्छी है। और कुछ बच्चों को तो ये देख के ही वर्क करने का मन किया होगा। हाँ, ये टावर का ऑफिस है सर। ये एक्चुअली बड़े एयरपोर्ट्स की टावर और काफी मतलब बड़े ऑफिस होते हैं ये सर। बट ये टावर का है। यहाँ पे दो या तीन, यहाँ पे तीन कंट्रोलर रहते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। अभी जैसे यहाँ पे नाइट ऑपरेशन नहीं है, तो अभी ये क्लोज हो चुका है। तभी आप दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हम बच्चे देख ही नहीं पाते फिर तो। यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है एक पायलट जैसा एक्सपीरियंस लेना है किसी को तो आप एटीसी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? सो यस सुबोध, करेक्ट सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों का आंसर तो हमने दे दिया है। ठीक है, तो फिर सेशन को यहीं तक रखते हैं।
ओके, सो सभी बच्चों की ओके तरफ सर। से आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, और सभी जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है। और ठीक है बच्चों, सो आपकी और जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट पे डाल सकते हैं नीचे, और ऐसे ही और वीडियोस हम लेके आगे आते रहेंगे। ठीक है, तो बस आप ऐसे इंजॉय करते रहिए। और सुबोध को डेफिनेटली आप सभी को थैंक यू कहना चाहिए कमेंट पे, क्योंकि इन्होंने आपको एक एटीसी का पूरा टावर का भी व्यू दिखा दिया, है ना, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी। मुझे लगता है प्रमोशन से लेके, लोकेशन से लेके, शिफ्ट जॉब कैसी होती, जो छोटी छोटी चीज़ें इन जनरली एक स्टूडेंट जानना चाहता है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप पहले एग्ज़ाम निकालिए, और अगर उसके पास आप बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे तो डेफिनेटली आप एटीसी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सो एवरीवन, वंस अगेन सुबोध थैंक यू मेरी तरफ से भी। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। ठीक है। थैंक यू सर, आपको भी मुझे अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिर एंड करते हैं सेशन। ओके। ओके 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 बच्चों, सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। गुड नाइट, जय हिंद सर। हाँ यस सर। ओके सर। हाँ यस सर। हाँ। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, एक्चुअली मेरी वाइफ अभी वहाँ पे दिल्ली में यमुनानगर में पोस्टेड है सर, हरियाणा में। तो अब मेरा देवघर हो गया सर, तो उसका भी देवघर हो जाएगा, फिर अब हम लोग साथ में रहेंगे। सर काफी सर प्रयास करना पड़ा था ट्रांसफर के लिए। ओके सर।